सभ्यताओं के अंदर शुमार है। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, इतनी ही चीज याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ये जो सभ्यता आपकी सीसवाड़ सभ्यता, इसको वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है। वैदिक सभ्यता ये देखो, ये मैंने बताई थी ना, वैदिक साहित्य में जिसका जिक्र मिलता है वैदिक सभ्यता, यानी कि जिस टाइम आपके जो वेद थे ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन वेदों का निर्माण हुआ उस टाइम की बात होने लग रही है भाई कि ये जो सीसवाड़ सभ्यता ये कितनी है भाई, मतलब कितनी पुरानी है। जिस टाइम आपकी वैदिक सभ्यता आई थी ना, इसको क्या है, वैदिक सभ्यता के, ये चीजें लिख लेना, वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है। समकालीन का मतलब समझते हो, समकालीन को इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पररी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा करो, नहीं फेल हो गए तो हम। कंटेम्पररी, ठीक है, यानी कि समकालीन का, जैसे मान लो कि अब जैसे अकबर का टाइम चलने लग रहा है, तो अकबर मान लो इस टाइम भारत के ऊपर शासन करने लग रहा है, और उसी टाइम किसी दूसरे जैसे अमेरिका के ऊपर कोई और राजा शासन करने लग रहा है, तो वो उसका समकालीन है। मतलब काल का मतलब समय, भाई उसी समय के ऊपर वो राजा था और उसी समय के ऊपर दूसरा राजा है। चीजें दिमाग में घुसी, यानी कि वैदिक सभ्यता के क्या है भाई, जो आपकी सीसवाड़ सभ्यता, इसको वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है। यानी कि जिस टाइम आपके वेदों का जन्म होने लग रहा है, जैसे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद, ठीक है, जितने भी वेद हैं, तो उसी टाइम क्या, उसी टाइम पुरानी सीसवाड़ सभ्यता है। चीजें इतनी याद रह जाएंगी कि देखो इतनी पुरानी, यानी कि शिष्या इतना पुराना था, जिस टाइम वेदा का निर्माण हुआ था उस टाइम भी शिष्य होया कर दे, ठीक है, दिमाग में चीज घुसी। अब इसके अलावा इस सभ्यता को उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पाषाणकालीन, ये भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता ये क्या चीज है भाई? उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मतलब, जैसे पाषाण का मतलब क्या होता है, पाषाण का मतलब वो पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कि उत्तर, ये ना समझ लो उत्तर का मतलब उत्तर दिशा है, नो, उत्तर का मतलब है बाद, उत्तर का मतलब है बाद। जैसे पाषाणकालीन सभ्यता भी अलग है, जैसे पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, पूर्व का मतलब जो पहले वाली थी, मध्यम पाषाणकालीन सभ्यता, उत्तर का मतलब बाद वाली। जैसे आपको बताता हूं, ये पाषाण का मतलब जिस टाइम पत्थरों का युग था, जिस टाइम मनुष्य ने पहली बार ईंट आंट स्क्रैच करके एग का उत्पन्न किया था, ये उस टाइम की, जैसे पाषाण काल युग तो हो गया आपका पूर्व, पूर्व का मतलब एक आपका मध्यम, और एक हो गया आपका उत्तर। यानी कि उत्तर पाषाण का मतलब, पूर्व पाषाण का मतलब हो गया यानी कि जिस टाइम शुरू में पत्थर फाइंड हुए थे, ठीक है, इस तरीके से। मध्यम का मतलब जिस टाइम पत्थर के मतलब कि फाइंड हो गए थे, थोड़ी बहुत स्टेप आपके आगे चले थे। उसके बाद फिर आपका उत्तर पाषाण उधर पत्थर भी फाइंड हो गए थे, उनका मकान भी बनाने लगे, उनका पहिए भी चलाने लगे, यानी कि इस टाइप से 3 भाग बने थे। तो पूर्व, मध्यम, उत्तर, यानी कि इसको जो उत्तर पाषाणकालीन जो सभ्यता है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे, ठीक है। जो सीसवाड़ सभ्यता थी, इस सभ्यता के लोग किसके थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे, ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई। अब इसको कैसे याद रखोगे, अभी चीज समझाता हूं। ये निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति मतलब जैसे अपने ही जाति को नहीं होती, अलग अलग जाति हैं, उसी टाइम पर भाई, उस टाइम ये निग्रो ऑस्ट्रेलियन एक जाति थी। इस जाति के उस टाइम जो सीसवाड़ सभ्यता थी उसके लोग थे। यानी कि चीजों को कैसे रिमाइंड करोगे, जैसे निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति में आपको समझाता हूं, आप इसको ऐसे याद कर लो, जैसे सीसवाड़ है, अब सिस्सा है। अब सिस्सा का निर्माण भारत में होना तो मुश्किल था, अपने इतना ज्ञान था को नहीं कि भाई हम सिस्सा का निर्माण करते, तामना बेरा अपने का दिमाग तो इसमें चला कर रील देख लिया। उस टाइम भी आपका तामना बेरा कौन फोन होया करता, ठीक है, रील देखा करते उस टाइम वाले आदिवासी भी अपना आराम तो पत्ता लपेटिया रील देखा करते, कचड़ कचड़ कचड़, जिंगा लाला हु, ठीक है। और भाई उससे टाइम के थे जो निग्रो ऑस्ट्रेलियन थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे समझ लो भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले थे, ठीक है, और ये भारत के अंदर घूमने आए थे। और घूमने आते ही क्या है इन्होंने, क्या है, ठीक है, देखो, तो वो घूमने आए थे, तो घूमने आने के दौरान इन्होंने क्या है यहाँ पर, वो ये समझो ऑस्ट्रेलिया से क्या है ट्रे के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है ट्रे, ठीक है। ये क्या थे, जो ट्रे नहीं होती जिसके अंदर आप लोग चाय ले आया करो, जो मान लो यार ट्रे है, ले भाई चाय पी ले भाई, ठीक है, यानी कि ट्रे है, ट्रे के अंदर क्या है भाई, ये आपके शीशा लेके आए थे। मैं लियो भाई भारत आलो, तुमको शीशा सौंपते, तुम भी यूज करके देखो वो शीशा चीज ओवर की है। चीजें दिमाग में घुसी, सिर्फ ये चीज याद रखो, एक बार दोबारा से रिवाइंड करो। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन यानी कौन सा भाई? शीशा। शीशा क्या है? बहुत पुराने टाइम का, अकबर और का टाइम का था, उस तो पहला टाइम का था आपका शीशा, यानी कि शीशवाड़ सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता। इसी सभ्यता को क्या है आपका वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिस टाइम वेद बने थे उस टाइम भी शीशा होया करता भाई। और इसी सभ्यता को उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पाषाणकालीन सबका समझ में आ गया होगा। और इसी सभ्यता के जो लोग
लोग थे इस सभ्यता के लोग, इनको निग्रो ऑस्ट्रेलियन मतलब ये निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। प्रश्न आता है ये एग्जाम के अंदर कि किस सभ्यता के लोग, हरियाणा में कौन सी सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे? तो जो सीसवाड़ सभ्यता है इस सभ्यता के लोग के भाई तारे निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। चीजें दिमाग में घुसी है कि नहीं घुसी, मेरे को ये चीज बताओ। मधु सर प्लीज बता दो टेस्ट सीरीज में सिर्फ 3 ही मौके मिलेंगे क्या? भाई तुम थोड़े ये बताओ मेरे को, तुम ये ऐसी पागलों वाली बात क्यों करते हो? जब मैंने बोला था कल परसों बोला था ना, मैं हर 2-3 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट लगा। ये मैं आज जेता मैं 25 के 25 मॉक टेस्ट गेट के दे दूँ। आज अटेम्प्ट कर लोगे 25 के 25 हो जाए क्या? आज अटेम्प्ट है, अरे कह दिया भाई जी दे दूंगा, हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट पड़ी जाएगा, उसमें पड़ी जाएगा। आज जे सारे गेट दिया ना तो कोई कोई ना अटेम्प्ट करे, रोज कह दिखेगा हाँ 2-3 दिन में एक आ गया, हाँ 2-3 दिन में एक आ गया, जितने अटेम्प्ट होंगे हो। बस 3 ही मिलेंगे क्या जी? सारे नो 2-3 आ गया है मेरा दुरा, बस 3 मिलेंगे जी। रुपये तो आपने 25 के ले लिए, बस 3 दोगे जी। अरे सारे मिलेंगे, अपना वो काम को नहीं कि रुपये लूट की यार बैच गया मैं अमेरिका में। जो चीजें हैं आड़े पाऊंगा तब ना मैं इमनू रुपये लूट लूट के भाजन लग जाऊँगा। 25 मॉक टेस्ट बोल के 3 दूंगा तो मेरा जूत नहीं लगेंगे। इतना तो दिमाग लगा लिया करो भाई, जो चीज कह दी वह चीज मिलेगी, समाई रखा करो तब, इतनी तोड़ना मचाया करो बस जी। इसको मैं तो 2 क्लास गेड़ी हूँ जी। अरे तू आज एक दिन में सारी लगा ही लेगा, ये मॉक टेस्ट को बस 3 पड़े सारे अटेम्प्ट कर लेगा। आज हो जाएंगे सारे अटेम्प्ट, वो जो से 3 है वो कर लिए अटेम्प्ट, कर लिए के उनमें तभी कौन छेड़ा हुआ एक भी आज ही लीजिए, उसमें तो बस 3 ही थे। अच्छे हैं भाई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, गर्मी होगी। चला भाई आगा क्या सर ठंडी आ गई है हैं? मैंने किया था। देखो भाई हिंदी की क्लास कब से लगेगी भाई? सुन लिया कि मैं पढ़ लेता है हिंदी की क्लास तेरी लगाऊंगा मैं, हिंदी की जिक्के तेरी पूरी होगी। सीसवाड़ सभ्यता के समय के कौन से प्रमाण हरियाणा में मिले हैं भाई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका आया हुआ है कि जो आपकी सीसवाड़ सभ्यता की अभी बात करने लग रहे हैं, हमें कौन से प्रूफ मिले हैं हरियाणा के अंदर कि हाँ भाई यहां पर सीसवाड़ सभ्यता के लोग रहते थे या फिर यहां पर सीसवाड़ सभ्यता थी? हमें कौन से प्रूफ मिले? सोने के गहने, तांबे के सिक्के, पीतल के हत्थे वाला गंडासा या तांबे के हत्थे वाला गंडासा, कौन से सबूत हमको मिले हैं सीसवाड़ सभ्यता के? आप लोग ये देखो, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री पढ़ी होगी, और आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे पुराना जो मतलब कि आदिवासियों के टाइम पर जो आपका क्या बोला कर मेटल या जो धातु मिली थी वह कौन सी मिली थी? तो सारे ने बेरा होगा तांबा मिला था भाई। कौन सा मिला था? तांबा मिला था। सारे ने बेरा है कि सबसे पुराना जो धातु हो कौन सा आपका? तांबा है। तांबे को बोला जाता है सबसे पुराना धातु। ठीक है, पित्तल पत्तल ये तो पच्छा आए थे, तेरे पित्तल बरसाए दिया याद कर लो। पित्तल भाई, पित्तल तो किसको गोली के अंदर यूज किया जाता है? पित्तल। अरे पित्तल की गोलियां होती हैं, गोलियां वो खाने वाली गोली नहीं, बंदूक का मगालने वाली जो गोलियां होती है किसकी? पित्तल की हो। यानी पित्तल तो ये समझ लो बंदूक है, बंदूक का निर्माण इब्बे हुआ था 500-600 साल पहला। यानी कि जो पित्तल की चीजें हैं तो बाद में आई, तो इसको तो काटो। ठीक है, तांबे के सिक्के गलत है, सोने के गहने गलत। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। तांबे के हत्थे वाला जो गंडासा है वो क्या? सीसवाड़ सभ्यता के समय हरियाणा के अंदर जो प्रमाण मिले उनमें से एक है। इसको याद कैसे रखो? इसको ऐसे याद रखो। देखो भाई हरियाणा के अंदर क्या आपने गाना सुना? गंडास होरी से टन 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 टन, तू हंडा करती गाड़ा में पिछाण न था, पर आजकल सौदा तू खास हो रही से, आजकल सौदा तू खास हो रही से, आवे रोज की नखरती डन डन डन, आवे रोज की नखरती गंडास हो रही। सुना हुआ ये गाना तमना हरियाणा में, यानी कि गंडासा। ठीक है, यानी गंडासा हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। तांबे के हत्थे वाला जो गंडासा है वो कहते हो तांबा, तो आप लोगों को पता लगे भाई इतिहास के अंदर सबसे पुराना जो धातु कौन सा? आपका तांबा है। ठीक है, और गंडासा, गंडासे का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ओनली हरियाणा के अंदर किया जाता है। गंडासे का प्रयोग होता किसके अंदर है? वैसे तो ये अलग है, तांबे के हत्थे वाला गंडासा ये अलग चीज है, लेकिन वैसे बताता हूं ये गंडासा मेनली जो अपने यूज होता है हरियाणा के अंदर वो किसके अंदर होता है? आप लोगों ने देखा हुआ छन्नी लिया वहां, छन्नी खेत में तो रोटी काट के लिया वहां, जवार। ठीक है, बिरसा में देखी होगी तब ना उन्होंने गालिया करा नो
जुकर गंडा गंडा जूस काटने वाली मशीन देखी था मना वानु गंडा का उसका मैं गालर नु निचोड़ की भाई पचक देसी उसे टाइप तक गंडासा हो भाई नु मशीन वानु कचड़ 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 रोटी काटया कर नु एक डालता ठीक है शैनी बनाने खातर तो उन्होंने गालो उसका मैं जवार गचर 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 ठीक है। यानी कि हरियाणा का बताओ ना मेरा गंडासा तो सबसे ज्यादा फेमस है। तो जो सीसवाड़ सभ्यता भाई हरियाणा के अंदर कौन से प्रमाण है गंडासा ही देगा भाई। यानी कि गंडासा तो हमारा इतना पुराना है, पुराना सीसवाड़ सभ्यता का मैं गंडासा यूज करेगा घसड़ 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 ठीक है। यानी कि तांबे के हत्थे वाला गंडासा क्या भाई सीसवाड़ सभ्यता का हमें प्रमाण मिला है कि हाँ भाई हरियाणा के अंदर सीसवाड़ सभ्यता थी। चीजें दिमाग में घुसी ठीक है। इसके अलावा हमें और कौन सा प्रमाण मिला है, नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियां। नवपाषाणकालीन नवपाषाण, ये उत्तर पाषाण नवपाषाण एक ही चीज है ठीक है। नवपाषाणकालीन जो आपकी कृषक बस्तियां हैं वो क्या है, वो आपकी किसके अंदर, वो भी आपके सीसवाल सभ्यता का प्रमाण है जो कि हरियाणा के अंदर मिला है। ये नॉर्मल सी चीज है क्योंकि आप लोगों को पता है हरियाणा के अंदर खेती बाड़ी एक प्रमुख व्यवसाय है ठीक है। और खेती बाड़ी अगर एक प्रमुख व्यवसाय है तो सीधी सी बात है कि कृषक बस्तियां यानी कि जो किसानों की बस्तियां तो मिलनी ही मिलनी है ठीक है। अब हरियाणा के अंदर क्या मैंने क्या बताया, खेती बाड़ी सबसे मेन व्यवसाय है ठीक है, सबसे मेन बिजनेस है। और खेती बाड़ी के बिजनेस की बात होने लग रही तो सीधी सी बात है कि कृषक बस्तियां तो पक्की मिलेंगी, बस्तियों के अंदर लोग रहते हैं यानी किसानों की बस्तियां उस टाइम मिलती थी, ये भी चीज के हमें प्रमाण मिले हैं ठीक है। इसके अलावा कुछ मात्रा में हमको तांबा भी मिला है ठीक है, कुछ मात्रा में क्या हमको तांबा भी मिला, जैसे तांबे के क्या है आपके ये गंडासा मिला है ठीक है, कुछ मात्रा में हमको तांबा भी मिला है ठीक है। ये चीज अपने को मिली है सीसवाड़ सभ्यता के दौरान हरियाणा से। चीजें दिमाग में घुसी। अभी तक मैंने पढ़ा कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त, सबसे प्राचीन सभ्यता सिस्सा देखा है पुराना अकबर और का टाइम पे यूज किया जाया करता सीसवाड़ सभ्यता। सीसवाड़ सभ्यता कौन से काल की है, मतलब किस काल के समकालीन माने जाते हैं, जो वैदिक काल है उसके समकालीन माने जाती है, उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जानी जाती है ठीक है। इसके अलावा सीसवाड़ सभ्यता इस समय कौन से प्रमाण हरियाणा के अंदर मिले हैं, तांबे के हत्थे वाला गंडासा वो हरियाणा का हमें मिला है। तो ये सारी चीजें क्या आपकी अभी तक सीसवाड़ सभ्यता आपकी चलने लग रही है ठीक है। चीजें दिमाग में घुसी। क्लास मॉनिटर ने 40 रुपए का भुगतान किया, सर एक गंडासा आदमी का भी रस निकाल दे है, भाई तू बच की रही है, नहीं निचोड़ की भगा दिया जाएगा दोबारा उठा नहीं जाएगा ठीक है भाई। अगला देखो, अगला क्या आपका, सीसवाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई थी भाई। अभी तक हमने देखो सीसवाड़ सभ्यता की हिस्ट्री हमने पूरी तरीके से पढ़ ली है भाई। सीसवाड़ सभ्यता आपकी मतलब किस नाम से जाना जाता था ठीक है, किस टाइम पर पाई गई, कहां पाई गई, उसके प्रमाण क्या थे, यानी कि हमें उसके प्रूफ क्या मिले हैं हरियाणा के अंदर, ये चीजें हम पढ़ चुके। अब बात होने लगी भाई सीसवाड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पाई गई थी, ये चीज पूछी गई भाई। सीसवाड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी, मारकंडा नदी, चेतांग नदी, साहिबी नदी या सरस्वती नदी, कौन सी नदी के किनारे थी सीसवाड़ सभ्यता, बताओ फटाफट से। कैसे वैसे भाई बता तो दिया ज्योति वर्मा, अभी तो मैंने बताया। अपना जो टेलीग्राम चैनल है भाई उसके ऊपर जाओ ठीक है, और उधर आपको एक लिंक मिलेगा अलग से, आप थोड़ा बहुत ऊपर स्क्रॉल करो आपको मिल जाएगा कि जॉब्स टारगेट लैपटॉप या कंप्यूटर लिंक, उधर से जाके आप लोग ले सकते हो जी ठीक है। वैसे आईफोन में नहीं चलेगा जी एप्लीकेशन। या काजल शर्मा हो जाए जैन को क्लास का टाइम चेंज कर लो, अनु मेरा कॉलेज हो इस टाइम ठीक है भाई ठीक है। आंसर आया है बी आया है, किसी का ए आया है, बी आया है, किसी का ए आया है। ए तो गलत है भाई, बी बिल्कुल सही है। किसी का सी भी आया, सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, चेतांग नदी भाई। सीसवाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर पाई गई थी, आपकी चेतांग नदी के किनारे पर पाई गई थी। अब देखो चीजों को रिमाइंड कैसे, मैंने क्या बताया भाई, सीसवाड़ सभ्यता के अंदर आपको प्रूफ क्या मिले थे, तो सीसवाड़ सभ्यता के अंदर हमको प्रूफ मिला था तांबे के हत्थे वाला गंडासा, तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला था। यानी तांबे का हत्थे का मतलब समझ गए, यानी कि जैसे आपको समझाता हूं मैं, क्या चीज है रड़ समझाना कुछ कौन, जैसे ये समझो ये पेन है ठीक है, हत्थे का मतलब है जो चीज हाथ में पकड़ी जाती है ठीक है। जैसे आप बहुत सारी चीजें हाथ में पकड़ते हो, जैसे मान लो बहुत सारी चीजों का हत्था होता है, मैं कुछ चीजें बता नहीं सकता, आप बहुत सारी चीजों के हत्थे पकड़ते हो। जैसे मान लो कि अब तांबे के हत्था का मतलब है तांबे के हत्थे वाला गंडासा, मतलब ऐसा गंडासा भाई, गंडासे को चलाने के लिए कोई मतलब मशीन तो होती है जिसको पकड़ के गंडासे को चलाया जाएगा ठीक है। यानी कि ऐसा गंडासा जिसका हत्था क्या तांबे का बना होता था, यानी कि जिसको ऐसे मान लो कि ये ऐसे ये गंडासा है ठीक है, इस गंडासे के अंदर जैसे मान लो ये गंडासे का वो है, इसके अंदर भाई ये तांबे का था, मैंने इसके अंदर ऐसे डाल दिया ठीक
ठीक है, देखो ये ठीक है भाई, अत्था डाल दिया तांबे का, अब इसको मैं ऐसे चलाने लग रहा हूं, तो यानी कि ये क्या है, ये तांबे का गंडासा है भाई, ठीक है, यानी कि सॉरी तांबे का अत्था है ये, तो यानी कि चेतांग नदी के किनारे पर, यानी कि आप ये देखो अगर आपके हाथ में गंडासा है, ठीक है, गंडासे से क्या प्रयोग क्या है, लोग और भी चीजों के अंदर कर देते हैं भाई, जैसे मान लो मार काट मचाने के अंदर भी गंडासे का यूज होता है। तो अब जो गंडासा है भाई, सीधी सी बात है, अब गंडासे प्रयोग किसके अंदर, चेतांग से होगा, चेतावनी, चेतांग से क्या बन गया आपका, चेतावनी, यानी कि चेतावनी देने के लिए भी क्या गंडासे का प्रयोग किया जाता है। ओ भाई चुपचाप ये काम कर ले, नहीं गंडासा के काट की दर दूंगा, ठीक है, यानी कि गंडासे का प्रयोग क्या है, आपका चेतावनी देने के लिए भी होता है, चेतांग से क्या बन गया आपका, चेतावनी, ठीक है। तो शीशवाड़ से बता किस नदी के किनारे पाई गई थी भाई, तो आपकी चेतांग नदी, याद रह जाएगा क्या भाई कि गंडासे का प्रयोग इसलिए होता है ठीक है भाई, गंडासे का प्रयोग किस लिए होता है भाई, चेतावनी देने के लिए भी क्या है, गंडासे का प्रयोग होता है। इतनी चीज याद होगी तो शीशवाड़ से बता के नदी के किनारे भाई, हंसाओ ना यार, तुम यहाँ सनाड़ी मुझे ना भेजो, बस बहुत हो गया। तो शीशवाड़ से बता किस नदी के किनारे, आपकी चेतांग नदी के किनारे पाई जाती है। चीजें दिमाग में घुसी कौन घुसी, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड आपको और चीज, और क्या चीज याद रखनी भाई, और चीज आपको याद रखनी है कि शीशवाड़ सभ्यता के जो लोग थे ना, वो खाल, ऊन, रुई, ये सारे वस्त्र जो बनाया करते, इनके अंदर भी निपुण थे, ठीक है। शीशवाड़ सभ्यता के लोग, शीशवाड़ सभ्यता के लोग खाल, ऊन व रुई के वस्त्र बनाने में निपुण थे भाई। मतलब किसका मतलब क्या है, देखो अब आपको पता है शीशवाड़ सभ्यता, अब इतनी पुरानी सभ्यता थी, वेदों के टाइम की सभ्यता की हम लोग बात करने लग रहे हैं। अब उस टाइम सीधी सी बात है कि सीधे वाले कपड़े तो पाओ कौन ताग्या वाले, ठीक है, सीधा क्या भाई, कोई भी कपड़े बने खाल से बने, जानवरों की खाल से, मतलब कोट बनाया लिया मोटा मोटा, ठीक है। ऊन यानी कि भेड़ बकरियों की खाल से ऊन मिल गया हमको, रुई, ठीक है, रुई के हमने वो उगा दी, कपास बाड़ी उगा दी, तो इससे क्या है, इससे जो वस्त्र बनाते थे उसकी कला के अंदर कौन थे, आपके शीशवाड़ सभ्यता के लोग अपने निपुण थे भाई, ठीक है। इसके अलावा शीशवाड़ सभ्यता की जो खुदाई है, क्या है, खुदाई भाई, ध्यान तो देख लो क्या है आपका, खुदाई। शीशवाड़ सभ्यता की जो आपकी खुदाई है वो कब और किसके द्वारा करी गई थी, तो ये किसके द्वारा, 1968 1968 के अंदर भाई डॉक्टर सूरजबान के द्वारा भाई, डॉक्टर सूरजबान को भाई सबसे पहले प्रूफ मिले थे कि हाँ भाई हरियाणा के अंदर कोई शीशवाड़ सभ्यता भी है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे रखोगे भाई, पहले शीशवाड़ सभ्यता कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन क्या भाई, सूरज निकल के आया आसमान से, क्या सूरज आया और क्या बोला कि भाई अड़ गया, बोला मैं तो आज से शीशवाड़ सभ्यता की खुदाई करूंगा, सूरज की इतनी फास्ट रोशनी डाली, धरती बीच में पैट गई, और जिधे शीशवाड़ सभ्यता नु लिगड़ाई फूल की डाल, ठीक है, चीजें समझ में आई। यानी कि इस तरीके से इसको याद कर लो भाई, शीशवाड़ सभ्यता 68 से क्या होगा, 68 से बन गया अड़ना, ठीक है, अड़ना, अड़ गया सूरज, सूरज बन गया, सूरज अड़ गया, नो बोले आज खुदाई करूंगा, इब्बे हाथों हाथ इब्बे पानी काट दिया धरती के बीच में था, ठीक है, इतनी तेज रोशनी फकाई सूरज ने, ठीक है, क्या है हाथ में ऐसे नो सारा सौदा पाड़ी के बीच में था, और पानी काट दिया चर देसी, ठीक है। यानी कि खुदाई है जो आपकी शीशवाड़ सभ्यता की 1968 के अंदर हुई थी, किसके द्वारा करवाई गई थी, आपकी सूरजबान के द्वारा आपकी करवाई गई थी। इतनी चीज समझ में आ गई। शीशवाड़ सभ्यता से रिलेटेड शायद एक दो प्रश्न हो रहा है, बाकी शीशवाड़ सभ्यता लगभग क्लियर हो चुकी है, ठीक है। शीशवाड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, चेतांग नदी, याद रह जाएगा, क्योंकि देखो आपके इसके अंदर क्या मिले थे, तांबे के हत्थे वाले गंडासे मिले थे, और गंडासे से क्या चेतावनी भी दी जाती है, ओ भाई दूर हो ले, ठीक है, नहीं गंडासी दिक्कत है ना, ठीक है, यानी कि इसके साथ क्या आपकी चेतावनी भी दी जाती है। और शीशवाड़ सभ्यता के लोग भाई खाल, ऊन, रुई के वस्त्र बनाने के अंदर निपुण थे, और खुदाई कब हुई थी 1968 के अंदर, अड़ गया सूरज, मतलब आज से शीशवाड़ सभ्यता सारे शीशे पढ़ूंगा मैं, ठीक है, यानी शीशवाड़ सभ्यता से हुए थे शीशा भाई, आपको पता शीशा और सूरज की तो दुश्मनी हुए है, क्योंकि शीशा के अब जैसे मान लो सूरज यहां से चसाएगा तो शीशा रिफ्लेक्शन उल्टी मारेगा, रिफ्लेक्शन था मैंने भाई, शीशा तो क्या है, शीशा तो रिफ्लेक्शन मारा कर है, ठीक है, या सीधी सी बात हो, सूरज भी अड़ गया ना, आज तो शीशा ना बीच में तो पैड गया था, सभ्यता ही खुदाई कराएंगे, ठीक है, 1968 में सूरज बना उसके ऊपर अड़ गया भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, काले रंग पर सफेद चित्तर की सभ्यता, काले रंग पर सफेद चित्तर किस सभ्यता की विशेषता आएगा, यहां पर किस आएगा, ठीक है भाई। आपको पता काला रंग है, काला जो रंग है आपका, इसके ऊपर जैसे बोर्ड काला है, इसके ऊपर ये जो सफेद जो चित्र बना दिया, ठीक है, ये कौन सी सभ्यता की विशेषता, ये चीज पूछी गई, बताओ फटाफट से। अमन शर्मा मास्टर, रुपया तो ले लिया, हिंदी की स्टार्ट कर दे भाई, रुपये तेरे उल्टे ले लिए,
ठीक है, और मेरे द्वारा ईमेल भेज दिए, हिंदी की स्टार्ट कह दिया, पेपर था 20 दिन पहला करूँगा, उस तक पहला नहीं करूँ, आएगी चीज़ समझ में। जो इतना बड़ा सिलेबस है ये पूरा करना हो कर ले, के नाम से इसका अमन, अमन भाई तेरा मन पता उतरी जाएगा बिना बात, ठीक है। तारे घर क्या होता अभी, और मैं तो दूसरा बढ़ता तारूँगा तना, खुरच खुरच की खुरचना गेल, आगे समझ में, चुपचाप पढ़ ले, फालतू की बकवासबाजी ना करे, हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दे। ठीक है भाई, देखो तो काले रंग के ऊपर सफेद चित्र है, कौन सी सभ्यता की विशेषता है भाई, तो भाई ये है आपकी शीशवाड़ सभ्यता की भाई। ठीक है भाई, अब की बार मैं चीट कोड अप्लाई करती हूँ, पहले बताऊं कि बार किसी ने हिंदी क्लास की बात कही तो, ठीक है, जंगल में जंगल, जंगल में जो पड़ा, जो भी की बार हिंदी की क्लास के बारे में बोल रहा है, ठीक है, उसकी डैश 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 भाई, बस अब की बार कौन है भाई, बहुत देर होगी। तो काले रंग पर सफेद चित्र है भाई, किस सभ्यता की विशेषता, आपकी शीशवाड़ सभ्यता। अब इसको देखो कैसे, देखो आप देखो भाई, शीशवाड़ सभ्यता मैंने क्या बताई कि सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर शुमार है, सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर शुमार है भाई। हरियाणा का क्या बिल्कुल इतिहास है, हिस्ट्री सारी किसके अंदर, शीशवाड़ सभ्यता के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब इतनी पुरानी सभ्यता है, यानी उस टाइम तो क्या, उस टाइम तो अंधेरे का युग था, आपको पता है उस टाइम को लट्टू बल्लभ तो थे को नहीं, और यानी कि अंधेरे का युग का मतलब उस टाइम तो काला युग था भाई, एक डाल तक की तरह काला युग था। और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में तो भाई सफेद युग है, वर्तमान में तो रात का टाइम पे भी क्या है, लाइट सस्ती दिखा है, यानी कि काले रंग के ऊपर क्या, शीशवाड़ सभ्यता आपके सफेद चित्र की क्या है, सभ्यता है, मतलब कि एक तरीके से काले रंग पर सफेद चित्र है। ये किस सभ्यता की विशेषता भाई, ये शीशवाड़ सभ्यता की विशेषता है। ठीक है भाई, शीशा जो शीशा है वो क्या है, काले रंग के ऊपर भी क्या, सफेद चित्र बनाने के अंदर सहायता प्रदान करता है। इस तरीके से याद कर लो, जैसे मान लो ये काला रंग है, सर कूड़ा गेरा बाहर जाके भाई इन्ना भी लठे लगा रखा भाई, बता भाई कूड़ा गिरने का टाइम है, सुबह 9 बजे आया करो, हमसे करनी होगी शुरुआत, सुबेरा सुबेरा क्लास का टाइम पर लाएगी जाए। शीशवाड़ सभ्यता याद रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि शीशवाड़ सभ्यता आपको पता है सबसे पुरानी सभ्यता, और पुराने समय के अंदर क्या है, सारा सुद्धा काला था, ठीक है, अंधेरी दुनिया थी, और वर्तमान में क्या हो, काली दुनिया, जो अंधेरी दुनिया थी वो क्या है, प्रकाश के अंदर आ गया, यानी कि उसके ऊपर एक तरीके से सफेद चित्र बन गया। तो कौन सी, शीशवाड़ सभ्यता। शीशवाड़ सभ्यता आपकी लगभग पूरी हो चुकी है, लगभग के पूरी ही होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड और कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर ना तो आज तक कभी आया है और ना आएगा, जो आने की संभावना होगी वो चीजें भी मैं करवा चुका हूं, और जो आज लिए थे वो प्रश्न भी मैंने आपको करवा दिए। शीशवाड़ सभ्यता क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दो भाई शीशवाड़ सभ्यता क्लियर है। नुका सर इस बैच से हरियाणा जी के मेंस भी क्लियर हो जाए। ओ भाई अरे वो कौन भाई, सीजीएल वाला वो कौन ही मेंस हो कि उसमें की मैंने हरियाणा जी क्या होगी, इसका भी लो लेवल किया जाके मेरा। ठीक है भाई, चीजें आ गई समझ में, यानी कि शीशवाड़ सभ्यता आपकी होगी, शीशवाड़ सभ्यता तारीख कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे चले, आगे देखो भाई, हिस्ट्री का आपका एक पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया, शीशवाड़ सभ्यता, जिससे रिलेटेड हर बार आपका एग्जाम के अंदर कोई ना कोई प्रश्न देखने को जरूर मिलता था भाई। ठीक है, देखता हूं चीजें आपको और अच्छे समझाऊंगा। हरियाणा में पाया जा रहा है, ये देखो भाई, अब भूगर्भिक संरचना का मतलब है, जैसे हरियाणा के कुछ हिस्से हैं, यहां पर ज्यादा उपजाऊ भूमि है भाई, ये जो एरिया है ना इसके अंदर ज्यादा उपजाऊ भूमि है। ठीक है, आपका जो ये एरिया है, ये जो सिरसा वाला एरिया, फिर जो आपका ये वगैरह है, ये जो हिसार वाला एरिया है, ये भिवानी वाला, इधर आपका थोड़ा सा रेगिस्तानी एरिया पड़ता है, क्योंकि ये राजस्थान के साइड लगता है। ठीक है, इधर जो ठीक है, इधर जो आपके हैं जैसे ये पानीपत, दिल्ली, सोनीपत, ये सारे दिल्ली के साइड लगते हैं, तो यहाँ का कुछ एरिया अलग है। ये जो एरिया गुड़गांव, यहाँ पर थोड़ा बहुत पहाड़ी एरिया भी, महेंद्रगढ़ गुड़गांव के अंदर। ठीक है, तो यानी कि ये जो भूगर्भिक संरचना है, मान लो यहाँ पर पहले पहाड़ नहीं थे, ठीक है, इस तरीके समझ लो, पहले जैसे गुड़गांव, रेवाड़ी है, या फिर आपका महेंद्रगढ़ है, यहाँ पर मान लो पहाड़ नहीं थे। ठीक है, या फिर ये समझो पहले यहाँ पर पंचकुला की तरफ आपकी उपजाऊ भूमि नहीं थी। तो यानी कि ये जो भूगर्भिक जो संरचनाएं, यानी पहले वो चीजें नहीं थी और अब वर्तमान में आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये चेंज आपका कब हुआ,
ठीक है, मतलब कौन से काल के अंदर ये आपके चेंज देखने को मिले? धरती के अंदर जो फॉर्म थी, जो धरती का फॉर्मेट था, उसके अंदर ही चेंज हो गया। तो ये जो चेंज है आपको, ये आपको कब देखने को मिले थे? ये आपको देखने को मिले थे भाई महाभारत काल, मेसोजोइक काल के अंदर। ऑप्शन आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। मेसोजोइक काल के अंदर भाई आपको ये चेंज देखने को मिले थे। ये मेसोजोइक काल कौन सा आपको देखो, इसको याद कैसे रखोगे? देखो मेसोजोइक, मेसो से बन गया आपका मिट्टी, ठीक है, मैं से मिट्टी भी बनता है। या फिर आप इसमें मैसो से बनेगा आपका मास स्तर पर, मास यानी कि बड़े मास लेवल पर। बड़े मास लेवल का मतलब समझिए, मास का मतलब होता है बड़े लेवल पर, ठीक है। मैसो से लगा लो मास, मास का मतलब है बड़े लेवल पर। अब धरती के अंदर आपका चेंज होया है। अब यह नू तो है कौन भाई, सिर्फ इस एरिया की धरती चेंज होगी। अब धरती पे कोई भी चेंज होगा तो एक मास लेवल पर चेंज होगा। मास का मतलब एक बड़े लेवल पर चेंज होगा धरती के अंदर, ठीक है। तो यही प्रश्न इसके अंदर आपका पूछा गया था कि जो हरियाणा की जो भूगर्भिक संरचना यानी कि जो धरती की जो संरचना है, ठीक है, धरती की जो संरचना है आपकी, ठीक है, संरचना में जो आपका चेंज हुआ है उसी को बोला जाता है संरचना, मतलब उसका फॉर्मेट है धरती का। भाई यहाँ पर कैसी मिट्टी है, फॉर्मेट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ गए? जैसे मान लो आपकी मिट्टी आ गई, भाई मिट्टी कैसी है यहाँ पर, ठीक है। या फिर आपके पहाड़ कहाँ पर हैं आपके, ठीक है। पानी कहाँ पर पहले उपलब्ध था, अब पानी उपलब्ध नहीं, पानी खारा है, मीठा, किस तरीके से। तो इस तरीके की जो संरचनाओं के अंदर जो चेंज आया था वो आपका किस काल के अंदर आया था? मेसोजोइक। मेसो से बन गया मास, मेसो से क्या बन गया? मास, यानी कि जो मास स्तर पर जो चेंज हुआ था, यानी कि एक बड़े स्तर पर जो चेंज हुआ था किस काल के अंदर हुआ था? मतलब जो भूगर्भिक संरचनाओं के अंदर जो चेंज था मास स्तर पर, बड़े स्तर पर, यानी कि वो मेसोजोइक काल के अंदर हुआ था। भाई चीजें दिमाग में घुसी। आगे चले, आगे देखोगे किस भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी नालों पहाड़ों का सुचारू विकास हुआ? बताओ भाई, किस काल के अंदर हरियाणा के अंदर जो नदी है, नाले हैं और पहाड़ों के अंदर, अभी मैंने क्या बताया भाई, इसके अंदर जो भूगर्भिक संरचना यानी कि जो आपकी धरती है, धरती के फॉर्मेट के अंदर चेंज हुआ है। अब हम लोग बात करने लग रहे हैं भाई जिसके अंदर स्पेशल नदियों के फॉर्मेट के अंदर भी चेंज हो गया। मान लो अभी आपको देखो क्या है, अभी आपको पता यमुना नदी वो हरियाणा के अंदर यहां से ऐसे बहती है, एक तरीके से बाउंड्री बनाती है दिल्ली और हरियाणा के बीच में, लगा लो फिर यूपी और हरियाणा के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी टाइप से जैसे ये जो नदी का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर भी जो चेंज होया है वो किस काल के अंदर हुआ, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। मतलब कि किस काल के अंदर जो आपका नदी का फॉर्मेट था उसके अंदर भी चेंज हो गया। नदियों के अंदर, नालों के अंदर, जो पहाड़ों का ये जो फॉर्मेट था, जैसे मैंने आपको बताया महेंद्रगढ़ के अंदर पहाड़ पाए जाते हैं, तो इस फॉर्मेट के अंदर चेंज कौन से काल के अंदर हुआ, ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। देखो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग, देखो आप लोगों को पता नदी है, नाले हैं, नदी नालों के अंदर आपको पता है एक जोंक पाई जाती है। जोंक देखी होगी, जोंक क्या होती है? जोंक एक मतलब कि एक तरीके से कीड़े की तरह समझ लो, ठीक है। और वो यहां पर ऐसे मान लो चिपक जाए ना, तो ऐसे मतलब अपने उससे दांतों से यहां पर खड्डा करके को आपका खून चूसने लगती है, ठीक है। वही उसका जीवन है, वही उसका खाना है। तो जो जोंक होती है एक तरीके से, तो जो जोंक होती है वो मेनली कहां पर पाई जाती है? वो मेनली नदी और नालों के अंदर पाई जाती है। जो गांव के अंदर है ना बेरा भी होगा, ठीक है। जोंक कड़ा पाया जाया करे आपका नदी और नाले का में पाया जाया करे। और जो नदी नालों के अंदर चेंज की बात होने लग रही है, अब जोइक तो इसके अंदर भी, मैसो के अंदर भी, जोइक इसके अंदर भी है, लेकिन कैनो से क्या बनेगा आपका? कैन। कैनो से क्या बनेगा? कैन। कैन आपने देखा होगा, कैन जो तामी मतलब कि कौन पीते कैंप आया करें यार, जैसे मरिंडा का कैन आवा है, माउंटेन ड्यू का कैन आवा, वो स्टील सा का आया करे, गोल गोल सा, जैसे हरियो समझ लो पानी का कौन ना गिलास, ऐसा ऐसा कैन आवा है, उस एल्यूमिनियम का बना हुआ, कै का बना हुआ है। हमने देखा हुआ माउंटेन ड्यू की डैश, ठीक है। ढक्कन खोल लिया खचर खचर खचर, इतना कैन सा आया स्टील सा का, ठीक है। तो यानी कि कैन, यानी जो जोंक होता है, जोंक जो मैंने आपको बताया जोंक है, जो आपकी नदी नालों के अंदर पाई जाती है, इसका कैन यानी कि इसकी एक पूरी ऐसी एक बोतल जो आपका कैन है, अरे ये थोड़ी सी इसके अंदर ये नेट के कनेक्शन के अंदर दिक्कत आ गई थी, एक सेकंड रुक जाओ, आपको नहीं आओ दिक्कत। इसके अंदर ये नेट के कनेक्शन के अंदर दिक्कत आ गई थी, एक सेकंड रुक जाओ, आपको नहीं आओ दिक्कत। अब होगी ठीक है। अरे ये इसके अंदर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, वो वाईफाई निचला वाईफाई जुड़ गया था, कनेक्ट हो गया था, गलती था, ऊपरला जोड़ना था, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, माफी माफी माफी, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत कौन है? अरे अब कौन रुका है? ओके होगी, ओके चलो यार, ये मैंने ध्यान नहीं भी कराया।
तो देखो किस ये चीजें याद होगी, दो काल याद रखने, एक आपका मेसोजोइक, एक कैनोजोइक। मेसो के अंदर जो मास स्तर पर चेंज हुआ, यानी कि धरती की संरचना के अंदर भूगर्भिक संरचना है। अगर आपका नॉर्मल एक जोंक का कैन है उसके अंदर चेंज होता है तो नदी नालों के अंदर चेंज होता है, उसको आपके जो कैनोजोइक काल है उसके नाम से जाना जाता है। चीजें दिमाग में घुसी, आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा मौर्य वंश के अधीन कब आया भाई? हरियाणा है, हरियाणा मौर्य वंश के अधीन कब आया, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ फटाफट से। अब मौर्य वंश तो आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैंने क्या बताया, जो आपकी हिस्ट्री है उसको हम क्या है भाई, जैसे जो इंडिया जी के अंदर मौर्य वंश आ गया आपका, और कोई से वर्धन वंश आ गया, फलाने ढिमकाने जितने भी वंश होंगे, वो सारे वंश हम लोग हरियाणा से रिलेट करके करेंगे इसके अंदर कंप्लीट। भाई ये जो वंश था इसका हरियाणा से क्या संबंध था, ये जो वंश था इसका हरियाणा से क्या संबंध था, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा हो मौर्य वंश के अधीन आपका कब आया था? अब आपको मैंने देखो क्या है, इसको कैसे रखोगे, ये आया था आपका 324 से 232 ईस्वी पूर्व। याद कैसे रखो, याद ऐसे रखो, देखो मौर्य, मौर्य से बन गया आपका मोर, मौर्य से मोर बना है तारा, ठीक है, और 24 से बन गया 324, यानी कि क्या है, मोर क्या है, मोर तीनों दिशाओं के अंदर, वैसे चार होती है लेकिन मोर क्या तीनों दिशाओं के अंदर क्या सबके चुभता है। 24 से क्या हो गया आपका चुभना, ठीक है भाई, मोर क्या 24 से चुभना, तीनों दिशाओं के अंदर क्या हर किसी के चुभता है, क्योंकि ज्यादा सुंदर होता है भाई, सुंदर सुंदर पंख है, लिकड़ा चम 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 कर दिए, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से जो दूसरे जो जानवर है जो जलते हैं वो क्या अपनी बत्ती दिखाते रहते दांतों की नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो दूसरे देखो, दो से बढ़िया आपका दूसरे, दो से आपके दूसरे, जो दूसरे जानवर क्या वो अपनी बत्ती दिखाते हैं, चिन भाई मोर तो सुंदर है, हम क्या करें, हमारी तो जल रही है, चिन, ठीक है। यानी कि बत्ती से क्या बढ़िया बत्ती, वो क्या वो अपनी बत्ती दिखाते कि हाँ भाई मोर तो सुंदर है और हमारी जल रही है, तो अब हम क्या करें, जल रही है तो जल रही है, यानी कि आपका बत्ती होगी। चीजें याद हुई। तो हरियाणा में मौर्य वंश है, उसका मतलब कि मेन आपका शासन कब आया, 324 से 232 ईस्वी पूर्व। याद कैसे रखो, तीनों यानी कि तीनों दिशाओं के अंदर मोर क्या है, मोर की सुंदरता हर किसी के चुभती है, और जो दूसरे जानवरों क्या अपनी बत्ती दिखाते हैं, चिन, ठीक है, यानी कि 232, ठीक है, 324 232 याद हो गया, हर एक साथी के मेरे हिसाब से याद हो गया। अब मौर्य वंश का जो मेन संस्थापक है वो कौन है, हर एक साथी को पता मिला, जिसने नॉर्मल आपकी इंडिया जी के पढ़ रखी है सारे बता देंगे। तो मौर्य वंश का मेन संस्थापक कौन, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आपका चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, वो आपका मौर्य वंश का संस्थापक है, इसको मेन संस्थापक माना जाता है, और सबसे जो फेमस शासक है वो भी इसका यही है, ठीक है। और इससे रिलेटेड शायद और मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ शासकों के नाम पूछ लिया है कई बार, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया आपका, ठीक है, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, ये वैसे नॉर्मल नाम है, लिख लो, बाकी कोई इतने ज्यादा कंपलसरी नहीं कि एग्जाम के अंदर आए। बिंदुसार हो गया आपका, अशोक हो गया, ठीक है, ये भी मेनली आपके मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। इतनी चीजें दिमाग में घुसी, ठीक है। तो मौर्य वंश आपका हरियाणा में आया कब, 324 से 232, याद रह जाए, तीनों दिशाओं के अंदर मोर हर किसी के चुभता है और दूसरे जानवर सिर्फ बत्ती दिखाते हैं, चिन्ह सी, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो। भगवान बुद्ध के बाल व नाखून हरियाणा में कहां रखे गए हैं, बताओ भाई। भगवान जो बुद्ध हैं इनके बाल और नाखून, ये आपके बौद्ध वंश की बात होने लगी, सॉरी बौद्ध वंश के बौद्ध धर्म है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म है आपका उसकी बात होने लगी है भाई। जो भगवान जो बुद्ध के जो बाल और नाखून हैं भाई, उस टाइम जब थे तो उस टाइम थे, और उस टाइम जैसे ही उनकी मृत्यु तो उनके बाल हैं, उनके नाखून हैं, वो पाड़ के धर लिए, बोले हम आने वाले जनरेशन की दिखावें। तो मेनली आपके कहां पर पाए जाते हैं, राखी गड्डी, शुद्ध, मित्ता थल, या इनके अंदर से कोई नहीं, बताओ। हाँ भाई, रितेश मेहरा बिल्कुल भाई, हरियाणा पुलिस एसआई के लिए भी काफी है। सर जी आपकी क्लास में जी साल आएगी। देखो भाई, तो ये देखो बाल और नाखून ये मेनली आपके कहां पर, देखो आप ऐसे याद करो, बोध से हो गया आपका भाई, एक डालता जो आपको पता महात्मा बुद्ध क्या थे भाई, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, ठीक है, बहुत ही क्या थे बस शांत, आप सभी को पता महात्मा बुद्ध शांति का प्रतीक थे, ठीक है, हर जगह शांति फैलाने में विश्वास रखते थे और बड़े ही शांत स्वभाव के थे, ठीक है। लोग उनको क्या, लोग उनको शुद्ध आगाया करते भाई, ये व्यक्ति तो बड़ा ही शुद्ध है, ठीक है, बड़ा ही भोला आदमी है भाई, बेचारा आराम था पेड़ का नीचा पूजा करी जाओ है और ज्ञान वांडी जा है, ठीक है, इसका शुद्ध तो आदमी कोई है ही नहीं। तो लोगों ने क्या किया, जहां पर भगवान बुद्ध के क्या बाल और नाखून रखे गए उस जगह का नाम भी शुद्धा रख दिया। शुद्धा से बन गया शुद्ध, यानी कि जो शुद्ध जो जगह आपकी यमुना नगर के अंदर, वहां पर क्या है भगवान जो बुद्ध महात्मा बुद्ध, उनके बाल भी पाए गए थे और नाखून भी पाए गए थे। चीजें दिमाग में सेट हुई। याद कैसे रखो, महात्मा बुद्ध कहते बड़े ही शांत स्वभाव के थे, शुद्ध थे, बोले थे, जमाए, ठीक से। और
लोग समझते थे भाई इतना शुद्ध आदमी है, तो यहां पर मतलब इनके जो बाल नाखून जो भी आमदर आएंगे उस जगह का नाम भी के शुद्धताएं रखते हैं, यानी कि जो शुद्ध है, शुद्ध नाम की जगह यमुनानगर के अंदर है, वहां पर क्या भगवान बुद्ध के बाल और नाखून आपके मेनली मतलब कि क्या है रखे गए हैं भाई। ठीक है, चीजें दिमाग में घुसी, सिर्फ इतनी ही चीज याद रखनी है। ठीक है, एक और चीज भी पूछ ले कभी, एक क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है कि हरियाणा के इतिहास के अंदर, हरियाणा के इतिहास में बौद्ध धर्म का मेन केंद्र कौन सी जगह मानी गई है? बौद्ध धर्म का मेन केंद्र, मेन बोल लो मुख्य बोल लो, बात एक ही है, मेन केंद्र है, यानी कि जहां पर मेनली बौद्ध धर्म की ज्यादा चीजें मिली हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार मेनली ज्यादा है, तो केंद्र हरियाणा के बौद्ध धर्म का मेन केंद्र किसको माना गया है? ये और बता दो भाई, ये और बता दो। ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न आपका आ सकता है, आज तक तो आया नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए। भाई शादी कब करोगे? भाई पढ़ लेना है। अग्रोहा अग्रोहा आज अग्रोहा अग्रोहा तो ऑप्शन में कौन भाई? अच्छा इसमा, ठीक 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 भाई, अग्रोहा गलत है, अग्रोहा नहीं आएगा, गलत है अग्रोहा। और बोलो रेवाड़ी, रेवाड़ी भी गलत है, गलत है भैया गलत। इसका आएगा आपका शुद्ध ही आएगा। ठीक है, जो आपका शुद्ध है, शुद्ध यमुनानगर, यहीं पर भाई। अगर आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न टकर जाए, कुछ भी पूछ ले बौद्ध धर्म से रिलेटेड, सारी चीजें क्या आएंगी आपकी? शुद्ध यमुनानगर के अंदर आएंगी। चीजें महात्मा बुद्ध के नाखून बाल कड़द रहे हैं, शुद्ध यमुनानगर। ठीक है, नॉर्मल पूछ ले बौद्ध धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर क्या महात्मा बुद्ध बहुत ही शुद्ध स्वभाव के थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, यानी कि शुद्ध यमुनानगर। सिर्फ ये चीज याद रखनी। इसके अलावा प्राचीन काल में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर हैं, वो भी आपके शुद्ध यमुनानगर के अंदर पाए गए थे भाई। ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है, ये तो आया नहीं था, ये तो आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अब जो करवाने लग रहे हो ये आपका आया हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल में 100 ब्राह्मणों के मंदिर, 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर हैं आपके, विशालकाय मंदिर आपके कहां पर पाए गए? आपके शुद्ध भिवानी, शुद्ध यमुनानगर के अंदर पाए गए, शुद्ध यमुनानगर। ठीक है, चीजें दिमाग में सेट हुई, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो चीजें दिमाग में घुसी। तो भगवान बुद्ध के बाल और नाखून है वो हरियाणा में कहां पर रखे गए थे? शुद्ध यमुनानगर के अंदर। और चीज पूछ ले, हरियाणा के इतिहास में जो बौद्ध धर्म का मेन केंद्र किसको माना गया है? शुद्ध यमुनानगर। प्राचीन काल में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर भी कहां पर मिले थे? आपके शुद्ध यमुनानगर। क्योंकि ब्राह्मण भी क्या, ब्राह्मण भी तो आपके शुद्ध होते हैं भाई, शरीफ शुद्ध है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? बताओ भाई। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला मतलब ऐसा अभिलेख, अभिलेख का मतलब समझते हो? अभिलेख का मतलब होता है ऐसे लेख जो कि हमें, जैसे एक शिलालेख सुने आपने, शिलालेख, शिलालेख वाली शिला ना समझ लियो, शिला, शिला की जवानी तुम्हारे समझ में नहीं आनी, तो यानी शिलालेख। एक शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी जो चट्टान होगी, पत्थर होगी, उसकी शिला बोल रहे हैं। ठीक है, वो शिलालेख अलग चीज है, ये प्रसिद्ध अभिलेख है। अभिलेख आपका मेनली ये शिलालेख की तरह ही होता है, लेकिन ये चट्टान पर लिखने की बजाय डायरेक्ट, या तो जैसे कोई पत्ता हो गया, जैसे कोई पत्ता नहीं होता आपके जो बड़े पत्ते हुए हैं पौधे के, ठीक है, या फिर कोई और गया, उस चीज के ऊपर लिखा जाता है। जो चट्टान पर लिखा जाता है उसको शिलालेख बोलते हैं। कोई पत्ता हो गया, कोई और कागज हो गया, कुछ और चीज जगह मिल गई जहां पर आपने कोई भी चीज लिखी है खुद वाके आराम से, तो उसको अभिलेख बोलते हैं। तो यानी कि हरियाणा के इतिहास की जानकारी मेनली कौन सा जो अभिलेख हो देता है, तोसाम अभिलेख, हिसार का स्तंभ लेख, प्रतिहार काल के अभिलेख या टोपरा का अभिलेख, कौन सा अभिलेख है हरियाणा के इतिहास की जानकारी देता है? आया किसी का आंसर?
इसका क्या है, पीहू एचआर, पीहू एचआर का बिल्कुल सही भाई आपका। टोपरा का अभिलेख भाई, टोपरा का जो अभिलेख है वो क्या है, वो आपकी जानकारी देता है हरियाणा के इतिहास के बारे में। और ये जो टोपरा का अभिलेख है ये भी आपका कहां से मिला है, ये भी आपका यमुनानगर से ही मिला है। टोपरा का अभिलेख ये मेनली किससे बिलोंग करता है, ये जो आपका मौर्य वंश के जो शासक है ना आपके सम्राट अशोक, ठीक है, उनके जीवन काल से संबंधित आपका टोपरा का अभिलेख। ठीक है, एग्जाम के अंदर याद करो, टेंशन ना लो, एग्जाम के अंदर ये चीज भी आती है कि टोपरा का अभिलेख है वो किससे बिलोंग करता है, तो सम्राट अशोक है जो कि क्या है, मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। उनके टाइम पर ये अभिलेख लिखा गया था, सम्राट अशोक। मैंने बताया था ना हरियाणा के अंदर मौर्य वंश आता, सम्राट अशोक जो क्या है मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं भाई, उनके टाइम पर यह आपका अभिलेख तैयार हुआ था, मौर्य वंश से संबंध रखते हैं भाई। ठीक है, ये चीज याद हुई। अब ये चीज याद करते हैं टोपरा का अभिलेख और इसका हरियाणा के इतिहास क्या, आपको पता है कि कोई भी जैसे अशोक और होया करते, सम्राट अशोक और, उस टाइम क्या था भाई, कोई दिमाग की इतनी एक्टिविटी नहीं होती थी। जैसे आज के टाइम पर तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, सारा दिन किताबा ना गठाई पे ठहरो, पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम सारी फिजिकल एक्टिविटी होया करती। आ जा भाई शासन करना, आ जा लड़ ले भाई, कदे लड़ ले भाई, आ जा भाई। ठीक है, यानी कि जिसका शरीर में ज्यादा दम होया करता उससे का शासन होया करता। ठीक है, और आपने पता शरीर में दम का मामला में कौन सा राज्य टॉप पे है, हरियाणा राज्य भाई। क्योंकि आप लोगों को पता है हरियाणा के जो पहलवान है, कुश्ती के पहलवान, कबड्डी के पहलवान, वो हर साल क्या ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के लिया। यानी शरीर के अंदर अगर दम की बात हो तो अशोक और का टाइम पर भी क्या शरीर के अंदर दम की बात होया कर दी, तो उसके अंदर क्या हरियाणा टॉप पे होया करता है। यानी कि जो टोपरा का अभिलेख है वो क्या है, हरियाणा के इतिहास के बारे में मेनली बताता है। हरियाणा हमेशा टॉप पे रहा है, खेलों के अंदर भी और शारीरिक ताकत के अंदर भी। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। दूसरी आपका भैया आपका कहां पर है, यमुनानगर के अंदर आपका जो शुद्ध यमुनानगर है वहीं पर क्या टोपरा का अभिलेख है। अब आप ये देखो जो टोपरा यानी कि टॉप पे हरियाणा, ठीक है, अब टॉप पे तो हो गया, लेकिन उसका साथ साथ अगर उसको टॉप पे बरकरार रहना है तो अगर हरियाणा के अंदर फसल भी अच्छी होगी, ठीक है, या फिर मतलब कि अगर आपको शरीर तगड़ा बनाना है तो आपका खान पान अच्छा होगा तभी तो शरीर तगड़ा बनेगा। और खान पान अच्छा करने के लिए आपको पता है यमुना नदी की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि यमुनानगर के अंदर क्या है, यानी कि आपके पास यमुना नदी भी होनी कंपलसरी है अगर आपको टॉप पे जाना है। तो यानी कि टोपरा का अभिलेख यमुनानगर के अंदर, ठीक है, जो कि हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देता है किससे बिलोंग, आपका मैंने बताया सम्राट अशोक से संबंध रखता है टोपरा का अभिलेख। क्योंकि अशोक और के टाइम पर क्या मेनली सारा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दिया करते। टोटल में कितने अभिलेख मिले हैं, टोटल में कितने अभिलेख मिले टोपरा के अभिलेख के अंदर वहां पर आसपास, तो हमें टोटल 7 अभिलेख मिले भाई। टोटल कितने अभिलेख मिले हमें हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाले, टोटल हमें 7 अभिलेख मिले। इसके अलावा जो आपका भारत का जो झंडा है, अपना जो नेशनल फ्लैग है, उसके अंदर जो अशोक चक्कर है, अशोक चक्कर है भाई, वो भी कहां से लिया गया, वो भी टोपरा के अभिलेख से लिया गया है। अशोक चक्कर भी क्या है आपका टोपरा के अभिलेख से लिया गया है, टोपरा अभिलेख से लिया गया है। ठीक है, ये चीज भी आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, लिख लो कॉपी के अंदर। टोपरा का अभिलेख, अशोक चक्र भी किससे लिया गया, आपका टोपरा के अभिलेख से लिया गया। इसके अलावा ये जो अभिलेख थे, एग्जाम के अंदर प्रश्न ये आ जाता है कई बार कि ये अभिलेख किस भाषा के अंदर लिखे गए थे, तो ये आपका मेनली ब्राह्मी जो एक लिपि है या फिर संस्कृत है, आपकी ब्राह्मी होगी या फिर जो संस्कृत होगी। ठीक है, इन लिपियों के अंदर भाई मेनली ये आपके लिखे गए थे, ब्राह्मी या संस्कृत जो लिपि है, इसके अंदर क्या है, ये आपके जो अभिलेख थे जो खुदाई के अंदर लिखे गए थे, ये इन लिपियों के अंदर, आपको पता संस्कृत सबसे पुरानी है, तो अशोक और का टाइम पे मेनली ये समझो संस्कृत का प्रयोग तो होया करता। चीजें समझ में आई। ठीक है, एक और चीज आती है हरियाणा के अंदर टोटल अशोक के अभिलेख कितने मिले, यानी सम्राट अशोक है, इनके टोटल अभिलेख कितने मिले। ये तो सिर्फ वो है जो कि यमुनानगर के अंदर मिले हैं। अब हम बात करने लगे टोटल कितने मिले हैं, टोटल सम्राट अशोक के अभिलेख कितने मिले हैं, तो टोटल पूरे हरियाणा की बात होने लगी, पूरे हरियाणा में टोटल 33 मिले हैं। ठीक है, ऑल हरियाणा के अंदर सम्राट अशोक के टोटल कितने अभिलेख मिले हैं, तो टोटल भाई 33 अभिलेख मिले हैं। चीजें दिमाग में घुसी, इतनी चीज आपको ये सम्राट अशोक और टोपरा के अभिलेख के बारे में चीजें याद रखनी। तो अब देखो ये हरियाणा का इतिहास, यानी कि अगर अपने को इतिहास में ये चीज की जानकारी, अब जैसे मान लो कि आप यहाँ भविष्य में जाके कितने इतिहास बनाएंगे तो हमारा ही बेरा है। ठीक है, अब मान लो आप ना कुछ पहचान छोड़नी है, आगे आने वाली जनरेशन हमको याद रखे कि हम ये चीजें उस टाइम होती थी। तो जैसे मान लो कि कोई पत्थर है, आपने उसके ऊपर ऐसे खुदाई करवा के ऐसे स्पेशल छाप दिया कि हाँ भाई उस टाइम पर ये चीजें होती थी।
ठीक है। तो हमें क्या है, मान लो अब आगे जो फ्यूचर में जनरेशन आएगी तो उसको क्या है, मान लो पत्थर मिल जाए और उस पत्थर पर देखेंगे ओ भाई उस टाइम यो काम भी होया करता। यानी कि इसी टाइप से ये था, बस सम्राट अशोक ने भी क्या पत्थर पे चीजें खुदवा दी थी कि हाँ भाई हरियाणा के अंदर चीजें ऐसी होती थी वैसे होती थी। वो सारी चीजें क्या आपकी टोपरा के अभिलेख से हमको मिलती है कि हरियाणा आपका अशोक और का टाइम पे भी टॉप पर था। ठीक है, इसीलिए अशोक और आड़ा की शासन करया करते। ठीक है, टोटल 7 अभिलेख मिले थे। अशोक चक्र भी इसी के अंदर मिला था, क्योंकि अशोक तो अशोक चक्र सीधी सी बात है। ब्राह्मी और संस्कृत लिपि और टोटल कितने, टोटल 33 अभिलेख मिले ऑल हरियाणा में। और ये ओनली यमुनानगर के अंदर, ओनली जो यमुनानगर आपके वहां पर मिले हैं भाई। ठीक है, चीजें दिमाग में घुसी, आगे चले। सर ये बैच ऑलमोस्ट कब तक हो जाएगा? देखो भाई बैच में लग जाएंगे कम से कम, ये समझो कोशिश करेंगे भाई हम फास्ट करवाने लग रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। बाकी भाई हरियाणा जी के मैं आपकी समझो कि 10 दिसंबर तक पूरी करवा दूंगा। ठीक है, अप्रोक्स 10 दिसंबर, उससे पहले भी हो सकती है, 2-3 दिन ऊपर तला भी हो सका है। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो गला क्या। हरियाणा में आने वाला सबसे पहला विदेशी नागरिक कौन था भाई? हरियाणा के अंदर, हरियाणा के इतिहास के अंदर पुराने समय की बात होने लग रही है। जिस टाइम पहला जो विदेशी नागरिक था हरियाणा के अंदर वो कौन सा आया था? फहायान अलबरूनी मेघस्तनीज अवेन स्वांग कौन था हरियाणा के अंदर आने वाला सबसे पुराना यात्री? तो सबसे पहला कौन सा था आपका? मेघस्तनीज था, जो कि किसके टाइम पर आया था? आप लोगों को पता है मेघस्तनीज किसके टाइम पर आया था? आपका मौर्य वंश था, जो आपका सम्राट जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो मौर्य वंश के टाइम पर क्या था? मेनली आपका मेघस्तनीज था। ये मेघस्तनीज था क्या? ये आपका विदेशी यात्री था भाई। ठीक है, मेघस्तनीज क्या था? आपका विदेशी यात्री था। और ये आपका जैसे वो आपने देखा हुआ सेल्यूकस निकेटर नाम सुना है? ठीक है, आपको चीजें समझाता हूं क्या है। तो एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर चलें, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों को एक चीज बताता हूं, इतिहास के अंदर आप लोगों ने देखा हुआ ये कौन सा था? वो सिकंदर आया था भारत का में। ठीक है, अभी एक बार चीजें समझ लो तो आप लोग मतलब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मेघस्तनीज था कौन? सिकंदर आया था भारत के अंदर। तो सिकंदर क्या था भाई? मेनली आया और उसने क्या कराया भाई? ये सारा सौदा मतलब बोला मैं भारत जीतूंगा एंड बैंड से रोना मचाया। उसका पास भाई पंजाब का पास पहुंचा। पंजाब के अंदर पोरस जो शासक था, ठीक है, उसने भाई सिकंदर ती हरा दिया झेलम नदी के किनारे पर, हरा के दिया। इस पर झेलम नदी पारे को नहीं, आप पे बैठ गया। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर कुछ हिस्से तक घुसा था ये। तो घुसने के बाद क्या ये कुछ हिस्सों को क्या है भाई, मतलब कि जो इसने कब्जे के रखे थे, ये बोला भाई तो भाई मेरा मूड खराब हो गया। राड़ा आया था, ठीक है, सारे सैनिक सुन्नी लाइन में लगा दिए थे, सारे दीवार का सारा हाथ ऊपर करके लगवा दिए थे यार। तामना सैनिका ना कोई साथ नहीं दिया। तो फिर सिकंदर का एक सेनापति आया जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर था भाई इसका सेनापति। ठीक है, और ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इसको क्या था? सिकंदर ने भारत के अंदर छोड़ दिया। भाई तू सेल्लू से हो गया आपका सेल, भाई तू है इन भारत वाले के सेल कसी राखिए, सेल लाना नु कस लिए नु। ठीक है, ये घणे बोल रहे इनके सेल बीच दिए नु, कटक देसी कटकारे लेकर नु किलकी मार आ। ठीक है, यानी कि इनके सेल लाना कसी राखी। ये इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो इसने भारत में छोड़ दिया। और इसने मतलब सिकंदर ने भारत के जितने भी मान लो इतने हिस्सा पर इतने राज्य पर कब्जा कराया था। तो आड़ा सेल्यूकस निकेटर शासन लग गया करण। फिर क्या था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य जो आया, मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो यो आया। तो इसने क्या था? इसका एक आपका मैंने बताया था धरती, इसका एक प्रधानमंत्री आया था जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य नीति सुनी होगी था मना। ठीक है, चाणक्य। इसने क्या था? इसका पीएम था प्रधानमंत्री। इसने इसको पूरी हेल्प करी कि ये सेल्यूकस निकेटर को हराए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का भाई युद्ध होया। इस युद्ध के अंदर भाई चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। ठीक है, और इसने क्या बोला? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया तो सीधी सी बात है, जो राजा जीत जाएगा, ठीक है, वो हारने वाले राजा से कुछ ना कुछ तो लेगा या फिर उसकी जमीन पर कब्जा करेगा। ठीक है, तो ये जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य था, ये क्या बोला? निकेटर साहब अब यहां से आपका निकलने का समय आ गया है, या तो जेल का मैं जाओ या कोई और की मैं आपके पास डील है तो वह डील रखो। सेल्यूकस निकेटर के भाई सेल आप पे खुद के कस गए बेचारे के, कसण तो आया अपने भारत वाले, लेकिन खुद के सेल कस गए। तो सेल्यूकस निकेटर ने बोला मौर्य साहब 1 मिनट रुको, आप इतना बैठ के चाय पियो, भुजिया लाओ मौर्य साहब के लिए और बिस्कुट भी लाओ साथ में। ठीक है, भुजिया बिस्कुट ले दी मौर्य साहब भाई आराम तो कुर्सी बैठ के चाय लगा पीण, कुर्र कुर्र कुर्र। 2-3 सैनिक थे आसपास अपना, वो आराम था रील लग गए इतना देखने पौना। फिर क्या होया? सेल्यूकस निकेटर ना चाल चल दी, आपकी छोरी थी लेके आया जिसका नाम एलेना, नाम सुना हुआ था हमने, एलेना भी बोल रहे हैं। एक और नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, थोड़े दिन पहले हिस्ट्री में पढ़ा था, भूल गया भाई, नाम भूल गया मैं। कोई वैसे एलेना कहते हैं, उसका असली नाम और की में था। ठीक है, उस दिन लेके आया, मौर्य साहब इधर आओ, तोहफा आपके लिए, ये है मेरी बेटी हेलेना। ठीक है, आप इसके साथ शादी कर लो
और जो भी मामला है संबंधी बन जाओ, डील कर लेंगे। मौर्य साहब ने बोला अरे बाबा गजब, टॉप 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 टॉप, इससे ऊंचा कोई मॉडल नहीं है। मौर्य साहब ना भाई हाथों हाथ कह दिया भाई सारी सेना उल्टी कर लो, ठीक है, आप इना नहीं करना कुछ पे भी कब्जा, बस एलेना आज अपना दौरा राज्य। हाँ ठीक है, तो अब एलेना की शादी कर दी, सेल्यूकस निकेटर की जो छोरी थी, क्या था एलेना, इसकी शादी कर दी भाई आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, अब क्या था, फिर मौर्य ने बोला भेज दे भाई एलेना के ना गेले, तो सेल्यूकस निकेटर ने बोला मौर्य साहब नहीं नहीं छोरी है थोड़ा सी डर रहेगी, ठीक है, महीना पाछा भेज दें, 2-3 महीना पाछा इतना समझाया दूँ मैं आपका अनुकूल इतना डायल दूंगा। ठीक है, मौर्य ने चलो कोई बात नहीं भाई 2-3 महीना पाछा भेज दिया, मौर्य चले आएगा वे अपना। फिर पाछा क्या होया, सेल्यूकस निकेटर ना लेना भेज दी 2 महीने पाछा दहेज का सामान गेल। ठीक है, बोला चलो भाई घोड़े गाड़े आती उठी सारा दहेज दाहेज दे दिया। फिर क्या होया, सेल्यूकस निकेटर का ब्याह होया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इतना खतरनाक आदमी था, मेरे त्याडा गेड़ लिया था, मेरे तीनों दीवार का सारा नो लगा दिया था। ठीक है, मेरी बेटी के लिए क्या करेगा, बड़ा खतरनाक आदमी है भाई। तब इस सेल्यूकस निकेटर ने क्या था, ये मेगस्थनीज था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भेजा। बोला मेगस्थनीज तू जा भाई और मेरी छोरी का ध्यान रखिए, उनकी सभा में बैठा रहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जुकरे मेरी छोरी द्वारा जाने का प्रयास करो ना, कि मैंने काम में लगाए दिए, कितने और बजाए दिए, कि मैं और कुश्ती याद दिला दी, मेरी छोरी का लोहा ना लागने दिए उसने, मना लागा डर, बड़ा खतरनाक आदमी है वो, कि बड़ा कड़ा कड़ा चांद दिखाई देगा। ठीक है, तो यह बात हुई थी भाई। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इसके द्वारा ये जो मेगस्थनीज है, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भेजा गया था। और यही क्या था, यही आपका पहला विदेशी नागरिक था जो कि क्या है, भारत के अंदर घुसा, चीजें दिमाग में घुसी आपके। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा में आने वाला पहला विदेशी नागरिक कौन था, मेगस्थनीज था। ठीक है, मेगा से देखो, मेगास्थनीज यानी कि मेगा, यानी कि जो मेगा का मतलब हो गया जो बड़े, जो कि क्या बड़े लेवल पर जो भारत के अंदर घुसा, मेगस्थनीज भाई। ठीक है, और यहीं पर आकर बच गया, चीजें दिमाग में घुसी। सिर्फ इतनी ही चीज आपको याद रखनी है, बाकी ये जो सारा सांग बांग ये मैंने आपको सिर्फ हिस्ट्री का टॉपिक है, वैसे मैं इंडिया जीके पढ़ाया करूं, उसका मैं करवाया उड़ाया हो, लेकिन आप लोगों को ताकि ये पूरी स्टोरी समझ में आए मेगस्थनीज था कौन, इसलिए चीज मैंने खोल के बताई, वरना इतना टाइम नहीं था भाई मैं इसको खोल के बताऊं और आगे 2-3% और लिपटान दे। ठीक है, चीजें दिमाग में घुस गया, आगे चलें, आगे चलो। बौद्ध साहित्य दिव्य वदान वह मजीमनी निकाय में राज्य के कौन से शहरों का वर्णन है। देखो ये समझाता हूं क्या है, बौद्ध साहित्य है भाई। बौद्ध साहित्य जैसे अपने महाभारत हो गया, ये अपने हिंदुओं के साहित्य, उसी टाइप से बौद्ध धर्म के साहित्य, एक तो है दिव्य वदान, ये वह नहीं आएगा, ये वह आएगा वह। दूसरा है आपका मजीमनी निकाय। ये जो 2 बौद्ध साहित्य हैं, इनके अंदर हरियाणा के मतलब जो राज्य का मतलब अपना जो हरियाणा है, हरियाणा के कौन से शहरों का वर्णन है बताओ भाई। दिव्य वदान और मजीमनी निकाय हैं, इनके अंदर हरियाणा के कौन से शहरों का वर्णन है, अंबाला, झज्जर, भिवानी, हिसार, यमुनानगर, करनाल, अग्रवा, वैरोत, कौन से शहरों का वर्णन इसके अंदर मिलता है, बताओ फटाफट। सर जल्दी कर लो, रोटी खानी भाई, रोटी खा ले भाई, आड़ जल्दी को नहीं, आड़ आराम से चल रहा है भाई, टेम सर हो गया यार, चीजें समझानी भी तो पड़ा है। डी डी डी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो इसका देखो क्या आंसर आ जाएगा आपका, अग्रोहा व रोहतक भाई। अग्रोहा और रोहतक क्या थे, आपके बौद्ध साहित्य थे, जो मतलब कि जो दिव्य वदान और मजीमनी निकाय है, इनके अंदर भाई अग्रोहा व रोहतक का है जिक्र मिलता। देखो यार, मजी का मतलब हो गया मजीमनी काय, यानी कि जो मन माने ढंग से काम करे, मन माने ढंग से, मजीमनी, मनी का मतलब जो अपने मन के हिसाब से है काम करे, वो क्या है, वो हमेशा रोता है भाई। रोहतक से हो गया रोना, वो क्या हमेशा रोता है, बड़ों की बातें नहीं मानता, जो अपने मन के हिसाब से चलता है, मजीमनी का है, वो क्या हमेशा रोता है, यानी रोहतक हो गया एक। दूसरा आपका दिव्य वदान। दिव्य वदान अगर क्या है, देखो अगर आपको क्या है, अगर वहां से क्या बन गया, अगर, अगर ठीक है, अगर है, अगर आपके पास क्या है, दिव्य शक्तियों का वरदान है,
अगर आपके पास, अग्रवाह से बढ़िया, अगर आपके पास क्या है, दिव्य शक्तियों का वरदान है तो आप किसी भी ग्रह पर जा सकते हो। अग्रवाह ग्रह, ठीक है, अगर ग्रह, ठीक है, यानी अगर आपके पास क्या दिव्य शक्तियों का वरदान है तो आप क्या है, किसी भी ग्रह पे जा सकते हो। दोनों चीजें याद होगी। तो बौद्ध साहित्य के अंदर दिव्य वरदान और मजीम निकाय है, ये आपके इनके अंदर किन शहरों दिव्य से हो गया। अगर आपके पास दिव्य शक्तियों का वरदान तो आप किसी भी ग्रह पर, यानी कि अग्रवाह, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो क्या आपको रोना जरूर पड़ेगा। इन दो शहरों का वर्णन है। आगे चले, आगे चलो। चीनी यात्री अवेन स्वांग किसके शासनकाल में हरियाणा या भारत आया था, बताओ भाई। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने चीजें पढ़ी भाई वो भी इंपोर्टेंट थी, लेकिन इससे कम थी भाई। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और HSSC CET का सबसे फेवरेट लवली पर्सन है भाई। इन पर्सनों को मत छोड़ देना, चाहे 5 बचोड़े सायरन छोड़ दीजिए, लेकिन इनके अंदर से भाई मैं आपको लिख के देने लग रहा हूं 100% आपको एक शिफ्ट के अंदर 1% पक्का फंसेगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये जो 4-5% कराऊंगा वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन करने वाले हैं। तो अवेन स्वांग, चीन यात्री अवेन स्वांग, वो राजा हर्षवर्धन के टाइम के ऊपर आया था भाई, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो अर्श का मतलब हो गया खुशी, ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन नाम का एक शासक था जिसने हरियाणा के ऊपर भी शासन किया था, और इसकी खुशी के अंदर वर्धन का मतलब हो गया वो बढ़ोतरी। इसकी खुशी के अंदर क्या निरंतर बढ़ोतरी होने लग रही थी, तो इसकी वजह से है जो चीनी यात्री, चीन वाले तो हमने बेरा दिक्कत रहा है, अपना देश था हमेशा ना दिक्कत रहा, तो इसका क्या दिक्कत होगी कि देख कि तुम के सांग से अवेन स्वांग भाई उनका के सांग चालन लग रहा है, सांग चांग पांग पांग ये नाम सारे चीन के हुए भाई, उनका सांग के चाल है, देख कि तुम आवा भाई इसकी इतनी खुशी क्यों बढ़ने लग रही है। यानी राजा हर्षवर्धन के टाइम पर क्या चीनी यात्री अवेन स्वांग क्या आपका भारत के अंदर आया था। अगली चीज, अब जो राजा हर्षवर्धन के बारे में हम लोग बात करेंगे, राजा हर्षवर्धन का आपका जन्म कब हुआ था। राजा हर्षवर्धन का आपका जन्म कब हुआ था, तो आपका 590 ईस्वी में क्या है, राजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। कब हुआ था आपका 590 ईस्वी में, ठीक है। ये आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन क्या पता आगे पूछ ले, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु हुई थी आपकी 647 ईस्वी के अंदर क्या राजा हर्षवर्धन की आपकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 647 ईस्वी, ठीक है। ये दो चीज अभी याद करूंगा, टेंशन ना लो, एक बार के लिए लिख लो, ठीक है। राज्याभिषेक, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये जो राज्याभिषेक है ना भाई, राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था, ये प्रश्न HSSC के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, तो ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है। तो राज्याभिषेक कब हुआ था भाई, इनका 606 ईस्वी के अंदर क्या है, राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। तीसरा पॉइंट जो आपको इनसे रिलेटेड याद रखना है कि भाई ये किस वंश से थे, तो किस वंश से थे, आपके जो पुष्यभूति वर्धन है इस वंश से थे भाई। कौन सा वंश था आपका, पुष्यभूति वर्धन, लिख लो, पुष्यभूति वंश बोल लो या फिर वर्धन वंश बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। इस वंश से बिलोंग रखते थे। अभी चीजें याद करो, टेंशन ना लो, एक बार के लिए, ये तो आप नॉर्मल हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ो हो, एक बार के लिए चीजों को लिख तो लो, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या था, प्रभाकर वर्धन है भाई, इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। इनकी माताजी का क्या नाम था, माताजी का बताओ भाई, इनकी माता जो इनकी मम्मी जी थी, इनकी मम्मी जी का क्या नाम था, तो वो था यशोमती देवी। क्या था आपका, यशोमती देवी क्या है भाई, इनकी माता का नाम था। अभी सारी चीजें, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं, ये यहाँ पर जो वर्ड में अब लिखने लगे रहे हो ना, सारे एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने पढ़ा आप उनको बेशक छोड़ भी देना, तब भी कोई 1-2 ही पर्सन फंसेगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ना इसको मत छोड़ देना भाई, 100% फंसेगा, 100% करने लगे रहे हो, इसको मत छोड़ देना। इनकी बहन का क्या नाम था, बहन आ जाए तो इनकी राजा हर्षवर्धन की बात चलने लगी रही, राजश्री, राजश्री, राजश्री पान मसाला ठीक है। तो इनकी बहन का क्या नाम था आपका, राजश्री था। और इनकी राजधानी और पूछी जाती है, राजधानी, राजधानी कौन सी थी आपकी, थानेसर बोल लो या कन्नौज बोल लो, मतलब दो जगह बनाई थी ना, पहला थानेसर फिर आपकी कन्नौज, ठीक है। ये दो इनकी राजधानी थी। ये चीज आपको राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, इसके अलावा हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इस बात की अपनी गारंटी है, ठीक है। सिर्फ ये चीज याद रखो। अब देखो इनको कवर अप कैसे करोगे। चीनी यात्री अवेन स्वांग का तो बेरा लग गया भाई अर्श, यानी कि खुशी के अंदर वृद्धि होने लग रही थी, तो चीन वाला का दिक्कत हुई, देख कितना के सांग है भाई, इतनी खुशी क्यों होने लगे, यानी राजा हर्षवर्धन। जन्म कब हुआ, 590 ईस्वी के अंदर भाई इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 647 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी भाई, आज तक कभी आया नहीं है, आगे क्या पता आ जाए,
इसकी कोई ट्रिक नहीं भाई, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। राज्याभिषेक आपका 606 ईस्वी के अंदर इसकी ट्रिक है भाई कि जो राज्याभिषेक यानी कि राजा किसको बनाया जाएगा, जो कि क्या 6x6 चलेगा। आपने गाड़ियां सुनी, गाड़ी 4x4 चलती है, लेकिन राजा किसको बनाया जाएगा, जो 4x4 नहीं 6x6, मतलब कि सिर का भी यूज करा, पैरा का भी यूज करा, हत्था का भी, यानी कि 6x6 जो चलेगा, ठीक है, उसी को राज्याभिषेक, उसी का राज्याभिषेक किया जाए और उसी को राजा बनाया जाना, राजा हर्षवर्धन हो गया। तीसरी चीज वंश कौन सा था, वर्धन की बात आने लगी तो वर्धन का मतलब वर्धन वंश है, वो इनका वंश था। या फिर कई बार याद ऐसे भी आ जाता है पुष्यभूति वंश, पुष्य से हो गया आपका पुष्करणा, पुष्य से हो गया आपका पुष्करणा, ठीक है। पुष्करणे का मतलब कहता है एक तो पुल होता है, पुल का मतलब खींचना, पुष का मतलब उसको दकाना, ठीक है। इनकी खुशी के अंदर क्या ऐसी वृद्धि होने लगी थी, राजा हर्षवर्धन की अपनी खुशी के अंदर ऐसे पुष करने लग रहा था, ठीक है। इनकी पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पिता का क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर। अब आप ये देखो कि इनका जो बेटा था, यानी कि प्रभाकर वर्धन का जो बेटा था हर्षवर्धन, ठीक है, अब इसकी खुशी के अंदर वृद्धि होने लग रही थी। ये किसका प्रभाव था, इनके पिताजी का प्रभाव था। अगर मान लो आप डिप्रेशन के अंदर रहते हो, कई बार ऐसे होता है अपने माता पिता से भी कुछ गुणा हुआ है, माता पिता का मान लो शुगर की बीमारी है तो बहुत प्रोबेबिलिटी होगी आपका भी होगा। तो यानी कि इनका जो प्रभाव था, प्रभाकर वर्धन का प्रभाव राजा हर्षवर्धन में पड़ा, इनकी भी खुशी के अंदर बढ़ोतरी हुई। माता का क्या नाम था आपका, यशोमती। अब आपकी खुशी के अंदर वृद्धि है कब होएगी, जब आपकी माता का क्या है, सारी जगह यश बढ़ रहा हो। यश का मतलब जो फेमसपन है, या फिर सारी जगह उन्हीं के गुणगान होने लग रहे हैं, ठीक है। अगली चीज बहन कौन थी आपकी, राजश्री भाई। अब ये खुद राजा था, ठीक है, राजा था तो अपनी बहन के नाम के आगे भी तो राजश्री लगा सकता है भाई, मैं राजा हूं मेरी बहन राजश्री है, तो नहीं राजश्री होगी। राजधानी कौन सी, थानेसर। ये थानेसर कहां पर, वर्तमान में कुरुक्षेत्र के अंदर भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। और थानेसर, थाने के अंदर क्या आपको पता, जो व्यक्ति थाने का इंचार्ज होता ना, उसकी खुशी के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है। यानी थानेसर के अंदर क्या, थानेसर या कन्नौज, ये कन्नौज मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि हरियाणा के अंदर कौन से शासक थे जिनकी राजधानी कन्नौज भी थी, तो वो आपका रह जाएगा हर्षवर्धन। ये इंपॉर्टेंट, ये पोर्शन लिख लेना। हरियाणा के अंदर कौन से ऐसे शासक थे जिनकी राजधानी आपकी कन्नौज भी थी, तो कौन सी थी, राजा हर्षवर्धन। या फिर जिनकी दो राजधानियां थी, एक थानेसर और एक कन्नौज। ये चीजें आपको हर्षवर्धन से रिलेटेड याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा हर्षवर्धन से रिलेटेड। हाँ भाई, एसएससी एस्पिरेंट आगे आएगा, वो पर्सन है पुलकेशिन सिंधु बीतीवाल, ना टेंशन। आपकी बारी रॉकी भाई, ऐसा ना हो पाएगा। लूडो खेलने का असली मजा तो असली लोगों के साथ ही आएगा। ज़ूपी पे हैं 10 करोड़ से ज्यादा रियल प्लेयर्स। आज ही Zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। नाटक थे, और ये तीनों नाटक एग्जामिनर हर साल पूछता है भाई। अगर तारा कोई बड़ा भाई है जिसने पेपर पढ़ा हो, या फिर कोई और तारा मास्टर, उस पर भी पूछ लियो कि पूछा कौन पूछता, 100% पूछेगा। तो कौन सा था भाई आपका, तो जो नाटकों में से एक का नाम था, तो वो नाम था आपका नागानंद। नागानंद है वो क्या है, राजा हर्षवर्धन के नाटकों के अंदर आपका शुमार था। कौन कौन से इसके नाटक थे आपको बताता हूं। 3 नाटक थे, तो नागानंद, नागानंद नहीं नागानंद, नागानंद। दूसरा आपका प्रियदर्शी का, प्रियदर्शी का। और तीसरा था आपका रत्नावली, रत्नावली, ठीक है। ये 3 नाटक थे भाई, रट लो। मैं नुकूं तामचे मेरे पर लिखवा लो, आड़ में लिखने लग रहा 100%, 1% पक्का है। ये जो 2 पन्ने ना, ये जो 2 पन्ने, एक यो चीन यात्री वेनस्वांग और राजा हर्षवर्धन का पूरा इंट्रोडक्शन, अरे एक यो भाई 100% पर्सन आवा, 100%। चेत हम प्रीवियस ईयर का एसएससी का कोई सा पेपर उठा के 1% हर्षवर्धन का 100% आएगा। कौन से थे, नागानंद, प्रियदर्शी का और रत्नावली। याद कैसे रखोगे आप, ये देखो हर्षवर्धन, अगर आपकी हर्ष के अंदर, आपकी खुशी के अंदर बढ़ोतरी होने लग रही है, ठीक है, तो अक्सर लोग क्या है, नाग का भी प्रयोग कर देते ताकि आपकी खुशी कम हो जाए, कटक देसी। दूसरी चीज प्रियदर्शी का, आपके प्रिय दर्शन करने से भी लोगों को जलन होती है, क्योंकि आपके हर्ष के अंदर क्या, आपकी खुशी के अंदर बढ़ोतरी होने लग रही है। तीसरी चीज रत्नावली, ठीक है, लोग हैं आपके रत्नों को देख कर क्या जमानू बुंडी डालनो फूक जावे हैं कि भाई आपकी खुशी के अंदर बढ़ोतरी होने लग रही है। यानी आपका खुशी रूपी क्या रतन है, रतन का मतलब गहना एक तरीके से, इससे भी क्या लोगों की बुंडी तरह फूक जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी कैटेगरी, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया। राजा हर्षवर्धन लिखे गए नाटकों में से एक का नाम बताइए, तो कौन सा आपका, नागानंद आ गया ना, नागानंद, प्रियदर्शी का, रत्नावली। 3 नाम आपको याद रखने हैं। राजा हर्षवर्धन के नाटक थे भाई, राजा हर्षवर्धन के नाटक कराया भाई, मैं घना खुश दिखूंगा तो लोगों का जलन होगी, सोच लियो भाई जो मेरा नाग ना काट लिया, यानी नागानंद। दूसरी चीज प्रियदर्शी, मेरे प्रिय दर्शन करने तभी लोग जड़ा हैं, ठीक है। और रत्नावली यानी कि मेरे रत्ना तभी, मेरे जो खजाने हैं उन तभी लोग जड़ा हैं। तो तीनों नाटक याद रह जाएंगे। आगे चलें, आगे चलो।
राजा हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं। हर्षवर्धन का एक भी प्रश्न गलती से भी मिस मत कर देना, वरना आप पेपर को मिस कर दोगे। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे आपके? तो बाण भट्ट क्या थे? राजा हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कवि थे भाई। अब आप ये समझो कि आपकी खुशी के अंदर निरंतर बढ़ोतरी होने लग रही है। हर्ष का मतलब आपकी जो खुशी है उसके अंदर निरंतर खुशी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, मौज लगातार जीवन में आती रहनी चाहिए। आपकी खुशी के अंदर अगर लगातार बढ़ोतरी होने लग रही है तो सीधी सी बात, आपके दरबार में कोई ऐसा कवि है, यानी इतनी अच्छी कविताएं सुनाता है कि उसकी कविताएं बाण की तरह, जैसे बाण नहीं चलाते धनुष से कटक देसी, बाण की तरह आपके दिल पे लगती हैं और आपको बड़ा ही अच्छा महसूस होता है, आपको बड़ी ही खुशी महसूस होती है। लेकिन तुम्हारे दिल पर तो मैडम साहिबा की बातें लगती हैं बाण की तरह। जब तक मैडम साहिबा हाँ नहीं भर देती, तुम्हारे भी तो दिल पर बाण की तरह बातें लगती हैं, चुभती हैं, रोते हो रातों को। हाँ, कि मैडम साहिबा कब हाँ भरे और हम कहीं जाएं। और मौसम बनाए रंगारंग प्रोग्राम का। मौसम तो रंगारंग प्रोग्राम का उस दिन अपने आप बन जाएगा जिस दिन सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। उस दिन मैडम साहिबा आपका रंगारंग मौसम बनाएगी। आपको जब ये बोलेगी ना कि मेरे तो पापा नहीं मानेंगे क्योंकि तुम सरकारी जमाई नहीं हो, सीईटी की तैयारी तुमने ढंग से नहीं की, लाइब्रेरी में बैठ के आराम से चाय की चुस्कियाँ मारते थे नीचे बैठ के, हैं गली के अंदर बैठ के, पढ़ाई तो तुमने की नहीं, सारे दिन अलग अलग मादाओं को ताड़ते थे। फिर वो तुमको ताड़ेगी और फिर तुम रोओगे, फिर पूछोगे कि अब क्या करें, अब कुछ नहीं करने को, जिसके लिए तुमने सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अब वो किसी और के लिए कुर्बान होगी। कोई जो पटवारी लगेगा, कोई ग्राम सचिव लगेगा, उसके पास जाएगी और तुम्हें भी अपनी शादी के अंदर इन्विटेशन कार्ड देगी और तुम आंखों के अंदर गुट्ठे डाल डाल रोओगे, मैं ये क्या हुआ। ठीक, तो देखो भाई, तो राजा हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कोई बाण भट्ट, यानी कि भाई आपकी हर्ष के अंदर, खुशी के अंदर वृद्धि कब होगी? जब क्या है, जब आपके दिल के ऊपर क्या है, प्यार रूपी ऐसे खुशी वाले बाण हैं लगेंगे। ठीक है, अब बाण भट्ट से रिलेटेड भी आपको चीजें याद रखनी। बाण भट्ट के दो नाटक थे, वो नाटक की दो पुस्तक थी जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। एक का नाम था हर्षचरित और एक का नाम था कादंबरी। ये जो दो बुक है ये आपको याद रखनी है। ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, ये वाला हर्षचरित से रिलेटेड, कि किस बुक के अंदर राजा हर्षवर्धन की जीवन कथा है। तो हर्षचरित के अंदर राजा हर्षवर्धन है, उसकी जीवन कथा, भाई उसका जीवन कैसा था, कैसे शासन करता था, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? हर्षचरित के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी बहुत बार आता है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? मैक्सिमम बच्चे सोचते भाई हर्षचरित बात होने लग रही तो हर्षवर्धन नहीं करी पाओगी। नो, इसका जो दरबारी कवि था बाण भट्ट, उसने इसकी रचना करी थी हर्षचरित की, और कादंबरी की रचना भी किसने करी थी? आपकी बाण भट्ट ने करी थी भाई। ठीक है, अब ये दो चीजें आपको याद रखनी है भाई। आप मान लिया हमने आपको, आप अच्छे कवि हो, ठीक है, आपने हर्षचरित नाम से बुक लिख दी राजा हर्षवर्धन के चरित्र पर, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप कायदे से बाहर हो जाओगे, कादंबरी से हो गया आपका कायदा, आपको फिर भी कायदे के अंदर रहना पड़ेगा भाई। ठीक है, दो आपको याद रखने, दोनों हर्षवर्धन, देखो हर्षवर्धन के 3 नाटक, नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली। ठीक है, वो प्रश्न आता है। एक ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कोई बाण भट्ट, और इनकी 2 बुक थी, कौन कौन सी आपकी? हर्षचरित और कादंबरी। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूँ, 100% पूछा जाएगा, फिर रोओगे कोई पढ़ की कौन गए। हर्षवर्धन की जो जीवन कुंडली है, आडनो समझो, 1-2 प्रश्न और रह रहा है, फिर समाप्त हो जाएगी। अगला देखो, राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा के प्रांतों को क्या कहा जाता था? ये प्रांत क्या चीज है? जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जैसे जिले बंटे हुए हैं, हरियाणा के अंदर जैसे जिले हैं, जिले नहीं भाई, हिसार जिला, भिवानी जिला, ठीक है, सिरसा जिला, यमुनानगर जिला, इस तरीके से जिले बने हुए। तो उस टाइम पर प्रांतें बंटी हुई थी। प्रांत भी एक अलग लेवल की लोकल यूनिट होती थी। जैसे मान लो जिले के अंदर भी तहसील हैं, ठीक है, तहसील के अंदर भी कुछ ना कुछ और है, उप तहसील है। तो इसी टाइप से उस टाइम क्या थे, उस टाइम आपकी प्रांतें थी भाई हरियाणा के अंदर। तो वो प्रांत थी, प्रांतों को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न पूछा गया। विष, मुक्ति, भुक्ति या पेट, क्या बोला जाता था राजा हर्षवर्धन के टाइम पर प्रांतों को? बताओ भाई। भुक्ति सही आंसर है भाई, वेरी गुड। कितने क्वेश्चन रह गए? 1 सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन रह गए भाई 6 प्रश्न मैं तारे 1:30 बजे तक पहला करवा दूंगा। 1 बज की भाई 40 मिनट लग क्लास पूरी है, नो समझो भाई। बेरा क्या है, यह चीज हो जिस टाइम आपका पढ़ने का मन ना करना है, और उस टाइम अगर आप पढ़ते हो वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। अब मान लो अभी आपका मन हो रहा है, वैस रहा है, जी उतर गया, वैसे और कौन पढ़ा जाता, ठीक है, कड़ दुखन लग गया, कितने बाहर चलना, ठीक है,
और अगर अब आप बाहर चले गए और कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अभी भी पढ़ेंगे तो आपसे आगे निकल जाएंगे, और तुम बार चाय पीते रह जाओगे, फिर चाय बनानी भी पड़ जाएगी। तो हरियाणा के प्रांतों को क्या बोला जाता था भाई उस टाइम, आपके हर्षवर्धन के टाइम पर? उनको बोला जाता था भुक्ति। क्या बोला जाता था? भुक्ति। यानी देखो इसको कैसे, भुक्ति का मतलब हो गया, ये तो एक मुक्ति अलग चीज, भुक्ति। भुक्ति का मतलब जो भुगतेगा। अब आपको पता है कि अब राजा बन गया आप किसी जगह के राजा बन गए हो, ठीक है। अब कोई भी चीज होगी वो आप तो नहीं भुगतोगे, ठीक है, आप तो सिर्फ ऑर्डर दोगे। आपने यहाँ पर बैठ के ऑर्डर दे दिया, कड़क 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 ऐसे होगा, कल से ये टैक्स लगेगा, परसों से ये टैक्स लगेगा। भुगतेगा कौन? जो आपकी प्रांतों के अंदर जो आपकी प्रजा रहती है वही भुगतेगी, ठीक है। आपकी जो प्रजा है जो अलग अलग प्रांतों के अंदर रहती है वही भुगतेगी। यानी प्रांतों को क्या बोला जाता था उस टाइम पर? आपकी भुगती है भाई, उस टाइम प्रांतों के अंदर बोला जाता था। इसके अलावा पेट किसको बोला जाता? पेट आपके तहसील को बोला जाता था। आपको पता जो तहसीलदार होता है, तहसीलदार के क्या है, बड़ा सारा पेट निकले होता है, इस तरीके से। तहसीलदार के क्या है? तहसीलदार के भाई पेट निकले होता है, इस तरीके से याद कर लो। यानी कि पेट किसको बोला जाता था? तहसील को पेट बोला जाता था हर्षवर्धन के टाइम पर। क्या पता गया जे? विश किसको बोला था? विश बोला जाया करता जिले को, ठीक है। कोई भी जिला होता है, जैसे अभी हिसार जिला है इस टाइप से, तो जिले होते थे, जिलों को क्या बोला था? जिलों को बोला जाता था विश, ठीक है। चीजें याद हुई। अब देखो प्रांतों को क्या बोला जाता है? प्रांत, यानी कि प्रांतों को भुगतना पड़ता था, भुगती, ठीक है। तहसीलदार साहब का पेट है, यानी तहसील को पेट, और विश को क्या बोला? जिला बोला जाता था हर्षवर्धन के टाइम पर। चीजें दिमाग में घुसी, आगे चले, बस कुछ थोड़े से प्रश्न फटाफट फटाफट करूंगा। राजा हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को हरियाणा में क्या बोलते थे? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मतलब समझते हो? जैसे मान लो कि अभी प्रशासन कैसे है, आपको समझाता हूं। जैसे भारत में सबसे टॉप पर आपके राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी के बाद भाई वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, फिर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके मतलब कि फिर जैसे कि जो अलग अलग स्टेट है उनके राज्यपाल आते हैं, राज्यपाल जी के बाद भाई फिर सीएम साहब आएंगे, सीएम साहब के बाद भाई फिर कोई वाइस सीएम साहब हैं वो आएंगे भाई, उप के बोले उप मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर सारे मंत्री आएंगे, उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों के डीसी आएंगे, आपके एसपी आएंगे, उसके बाद फिर लोकल लेवल पर पंचायत के अंदर सरपंच आएंगे। तो इसी टाइप से जैसे ये प्रशासन की इकाई है, मतलब कि भाई प्रशासन कहां से स्टार्ट हुआ? तो अभी प्रशासन के अंदर सबसे टॉप पर राष्ट्रपति जी हो गए, सबसे छोटे लेवल पर मान लो सरपंच हो गया, मेयर हो गया, नगर निगम के अंदर मेयर लगा लो, पार्षद लगा लो, ठीक है, पंच हो गए गांवों के अंदर। तो उसी टाइम पर ये उसी टाइप का ये दे रखा है कि हर्षवर्धन के टाइम पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? पेट, विश, जिले या गांव, क्या था भाई? 111 बताओ कई जने क्या है सर? श्याम वाली इंडिया जी की क्लास सीईटी के लिए भी। हाँ भाई, अब आप ये बताओ यार, देखिए फिर पागल वाली बात करो तो मैं क्या कहने लग रहा हूं कि भाई देखो सीधी सी बात है यार, अगर आप सीईटी की तैयारी, अब आप इंडिया जीके पढ़नी है आपको भाई, चाहे आप कोई सी क्लास हो कहीं से लगा लो यार, इंडिया जीके तो सेम ही होती है थोड़ी ना भाई। कोई सीईटी के लिए कोई अलग इंडिया जीके होगी या कुछ और अलग होगी, वो तो सेम में रहोगी। तो इसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है राजा हर्षवर्धन के टाइम पर इसको गाँव बोला जाता है। गाँव क्या थे? गाँव आपके उस टाइम पर सबसे छोटे लेवल पर होते थे भाई, ठीक है। सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो गाँव होती थी भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आगे देखो एक और प्रश्न रह गया, शायद एक पता नहीं 2 रहे हैं। हरियाणा में राजा हर्षवर्धन के समय में कुल उपज का कितना भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था भाई? टोटल आप जैसे मान लो हर्षवर्धन के टाइम पर यह पूछा गया कि जैसे मान लो कि आपने खेत के अंदर फसल उगाई, आपने भाई मान लो कि 600 क्विंटल है अनाज आपने उत्पादन कर लिया खेत के अंदर, 600 क्विंटल। तो इसका जो 1/6 भाग है, 600 का 1/6 100 है। देखो इतना काटोगे 1/6 इसका 100 हो गया, ठीक है। यानी कि 100 क्विंटल क्या आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि राजा हर्षवर्धन के समय में क्या कुल उपज रहा है? क्यों पी 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 पीपणी तार की लगाई दूंगा किते खास दौड़ी भी पी पी बात जाएगी, पी 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 गाड़ा का मैं लिया हुआ इन स्कूल बसाना रोड पर छोड़ गया हूँ, को नहीं गाड़ा ही रेल बनाए रखी से। देखो भाई, तो आपकी क्या है भाई, 1/6 पार्ट होता था अपनी फसल का, वो क्या है वो टोटल आपका टैक्स लगता था राजा हर्षवर्धन के टाइम पर। चीजें दिमाग, क्योंकि राजा हर्षवर्धन का भाई 6 जो नंबर वो फेवरेट था, क्योंकि ये जो इनका राज्य भी से कि राजा भी कब बड़े थे 606 6/6, ठीक है। टैक्स भी कितना बोला 6/6 1/6, ठीक है। आगे देखो गला क्या है। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा में टैक्स भुगतान की कितनी विधियां प्रचलित थी भाई? टोटल कितने टाइप के टैक्स लिए जाते थे राजा हर्षवर्धन के टाइम पर? यह प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल कितने? टोटल आपके 3 टाइप के टैक्स भाई राजा हर्षवर्धन के टाइम पर लिए जाते थे। कौन कौन से थे भाई? एक तो थी भाई सबसे पहली जो विधि थी वो थी भाग विधि,
ठीक है। भाग विधि यानी ये विधि क्या थी भाई? भाग विधि का मतलब है जैसे अभी आपने देखा ना कि आपका अनाज का कितना हिस्सा 1/6 हिस्सा है वो आपका टैक्स के रूप में लगेगा। यानी कि ये भाग विधि क्या थी? अन्न के रूप में टैक्स, यानी कि अनाज के रूप में जो टैक्स होता था उसको भाग विधि बोलते थे। अन्न के रूप में जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको भाग विधि बोले। भाई इतना भाग आपका टैक्स लगेगा। चीजें समझ में आई। दूसरा है आपका इर्ण विधि। कौन सा? इर्ण विधि। इर्ण का मतलब जैसे आपने देखा सोने का इर्ण। सोने का इर्ण आपका क्या है? एक तरीके से सोने का मतलब कि पैसे का काम करेगा, यानी कि एक मुद्रा का काम करेगा। यानी मुद्रा का मतलब यार एक करेंसी का काम करेगा, ठीक है। यानी कि इस इर्ण विधि कौन सी? आपकी मुद्रा के रूप में टैक्स। मुद्रा का मतलब समझ गए, जो करेंसी है, करेंसी के रूप में जो आप टैक्स लगाते हो, ठीक है। मुद्रा मतलब जो करेंसी है, करेंसी के रूप में जो आप टैक्स लेते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको इर्ण विधि के रूप में टैक्स बोलते हैं, ठीक है। एक है आपकी बलि विधि। कौन सी? आपकी बलि विधि। ये बलि विधि कौन सी है? बलि विधि है भाई आपकी जिसके अंदर आप लोग उपहार के रूप में टैक्स देते हो, ठीक है। उपहार का मतलब जैसे मान लिया सरकार ने कहते चलो भाई मुझे गिफ्ट के अंदर कुछ दो, तो उपहार के लिखूं मैं, उपहार के रूप में टैक्स। तो ये जो 3 टाइप के जो टैक्स थे ये आपके किस टाइम पर थे? ये राजा हर्षवर्धन के टाइम पर थे। तीनों टाइप के टैक्स दिमाग में घुस गए। यही एग्जाम के अंदर आपका आता कि राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा में टैक्स भुगतान की कितनी थी? आपकी टोटल 3 टाइप के आपके टैक्स भुगतान किए जाते थे। भुगतान भाग विधि जिसके अंदर अन्न के रूप में, जैसे मान लो अन्न का मतलब यार अनाज है, अनाज के रूप में जो टैक्स देते थे। इर्ण विधि यानी इर्ण सोने का इर्ण, एक तरीके मुद्रा का काम करे, करेंसी का, करेंसी के रूप में जो टैक्स। बलि विधि का मतलब उपहार के रूप में जो आप टैक्स देते थे वो। ये 3 टैक्स होते थे राजा हर्षवर्धन के टाइम पर भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? चीनी यात्री वेनस्वांग हरियाणा के अंदर आया कब था? आया तो था आपका हर्षवर्धन के टाइम पर, लेकिन साल ही आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा हुआ है आपका। भाई हर्षवर्धन वेनस्वांग किस साल के अंदर आया था हरियाणा के अंदर? ये साल आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है एचएसएससी के एग्जाम के अंदर ही। 497 ईस्वी, 504, 629 या 597 ईस्वी, कौन सी ईस्वी के अंदर ही आपका आया था? अब आप देखो इसको, चीज को समझो। मैंने क्या बताया था आपको कि आप इन अभी चीजें पढ़ी थी कि जो चीनी यात्री था वो किसके टाइम पर आया था? वो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। देखो चीजें समझाऊं हम आपको, अच्छे से याद हो जाएगा। और हर्षवर्धन राजा बना कब था? 6/6 यानी कि 606 ईस्वी के अंदर बना था हर्षवर्धन राजा। अब जो 606 ईस्वी के अंदर राजा बना है, अब कोई भी यात्री आएगा उसके पास, तो अब आपने बात पढ़ी हर्षवर्धन के टाइम पर चीनी यात्री आया था, ठीक है। तो यानी कि 606 ईस्वी के बाद आया होगा। इस तक पहला तो आणता रहा। ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया डायरेक्ट। 629 ईस्वी एज इट इज ऑप्शन नहीं है प्रीवियस ईयर के। कुछ चीजें आप डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, दिमाग लगाने की जरूरत है कौन भाई? डायरेक्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया होगा 629 से। भाई अभी यो राजा 606 ईस्वी का बाद बनया है, 606 ईस्वी में राजा बनया था, तो पहला का टाइम पर तो आना है कौन? वेनस्वांग है। ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट है भाई, 629 ईस्वी के अंदर आया है। घुसी दिमाग में चीजें, इतनी तो चीज थी, बस ऐसी तो घुसाना है, ठीक है। यानी कि 600 गलत मत सोचना, ठीक है। 629 ईस्वी के अंदर आता भाई इसको। और हाँ भाई एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, एक और चीज आपकी आ सकती है, हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले, आपको बता देता हूं। एक आपको शताब्दी और याद रखनी है, कौन सी शताब्दी के अंदर आया था। अब ये शताब्दी आपको समझा देता हूं। जैसे अभी आपकी कौन सी शताब्दी चले? 21वीं शताब्दी चला है। 21वीं शताब्दी चले। 21वीं शताब्दी में कौन से ईयर है? 2000 तले की, और जो आपके 2116 के जो साल, जैसे अभी मान लो 2000 आपका 24 चला है। आपने पढ़ी होगी 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के अंदर कौन से साल हैं? यानी कि जो 1900 तले की, 1901 तले की और आपके 1999 तक के जितने साल है आपके कौन सी 20वीं शताब्दी के हो गए। 19वीं शताब्दी के अंदर कौन से साल हो गए आपके? 19वीं शताब्दी के अंदर यानी कि जो 1800 वाले जो साल हैं, 1801 से लेकर 1899 तक, तो ये सारे 19वीं। यानी कि हमने क्या पैटर्न पढ़ा है? पैटर्न ये पढ़ा है कि जोन सी भी शताब्दी होगी उससे क्या है, एक पिछले साल वाली सीरीज मिलेगी। वो शताब्दी 19वीं तो साल 1800 वाले, शताब्दी 20वीं तो साल 1900 वाले, शताब्दी 21वीं तो साल 20 वाले, ठीक है। तो ये शताब्दी भी एग्जामिनर पूछता है, आया हुआ ये प्रश्न कि वेनस्वांग किस शताब्दी में भारत में आया था। हो सकता है वो पूछ ले, अभी तक तो नहीं आया, क्या पता आगे आ जाए। तो जैसे ये 629वीं ईस्वी थी, मैंने क्या बताया भाई, जोन सा साल दिया मिलेगा उससे एक स्टेप आगे वाली शताब्दी मिलेगी। यही तो है भाई, 1900 वाला साल दे रखे तो इससे एक स्टेप आगे 20 आता है, यानी 20वीं शताब्दी। 1800 वाला साल है तो इससे एक स्टेप आगे शताब्दी होगी, यानी कि 629 वाला साल है तो यानी कि 7वीं जो शताब्दी है। 7वीं शताब्दी के अंदर क्या हर्षवर्धन भारत, ये जो वेनस्वांग भारत में आया था। हो सकता पूछ ले, तो शताब्दी भी याद कर लेना। 629 ईस्वी का मतलब जो इससे एक अगला साल है 7वीं शताब्दी। भाई चीजें दिमाग में घुस गई। आगे चले, आगे चलो।
चीनी यात्री अवेन स्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न में से किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई? चीनी यात्री अवेन स्वांग ने भी देखो एक दो बुक तो बाणभट्ट लिखी थी, ठीक है, आर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है, 3 नाटक थे, प्रियदर्शी का रत्नावली, नागानंद, ठीक है, वो आपके हर्षवर्धन ने लिखे थे। अब बात होने लगी अवेन स्वांग जो चीनी यात्री था, इसने भी एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। आप इन उस पुस्तक का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं, ना एग्जामिनर ने आज तक कभी पूछा और ना पूछेगा। पूछा क्या भाई, हरियाणा के कौन से नगर की बात करी गई थी उस बुक के अंदर? आप देखो भाई, अवेन स्वांग जो आपका हर्षवर्धन था, सारे ना बेरा हर्षवर्धन मेनली शासन करया करा था, थानेश्वर के ऊपर राजधानी थानेश्वर और कन्नौज यही थी उसकी राजधानी, तो मेन शासन है जी थानेश्वर का मैं करया था। तो उसके अंदर बुक के अंदर भी तो जिक्र थानेसर का पा होगा, थानेसर है कड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर था बेरा है, ठीक है। तो जो मेन जिक्र है, कई बार थानेसर की जगह कुरुक्षेत्र भी लिखा मिले तो भी ये छाप देना, टेंशन मत लेना, थानेसर का ही तो जिक्र मिलेगा भाई जी। हर्षवर्धन शासन है थानेसर पर करा तो थानेसर की बात करा चीनी यात्री भी, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। अगला देखो, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है। तो हर्षवर्धन को किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने क्या है पराजित किया था। इसको कैसे देखो, हर्षवर्धन के था आपका, हर्षवर्धन की खूब खुशी बढ़ रही थी, ठीक है। और जो कोई व्यक्ति अगर ज्यादा खुश होता ना तो उसको पीछे खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, एटर बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं कि वो इतना खुश क्यों है, ठीक है, यानी कि उसको पीछे पुल करने वाले लोग क्या है बहुत ज्यादा। तो हर्षवर्धन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, खूब राज्य बढ़ाने लग रहा था। तो पुलकेशिन द्वितीय आया, ये आपका साउथ इंडिया का शासक था, दक्षिण भारत का शासक था, ठीक है। इसने क्या इसको पीछे पुल कर लिया, पुल का मतलब ऐसे पुल, आजा भाई आजा आजा, हर्षवर्धन बहुत खुशी बढ़ गई तेरी, बैक बैक आजा। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने क्या है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ये तो हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं मेरे हिसाब से, जिसने इंडिया जीके पढ़ रखियो कर लेगा। तो किसने पराजित किया हर्षवर्धन को? पुलकेशिन, इसने क्या इसको पीछे पुल कर लिया, आजा भाई आजा, ठीक है। तो ये चीज याद रह जाए, नॉर्मल है भाई। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किए थे। मैंने क्या बताया, हर्षवर्धन टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर 100% देगा, ठीक है। और इसी से आता है, आपसे प्रीवियस ईयर के उठा के भी देख लेना। और शासक हैं जैसे मौर्य मारिय हो गया और हो गए, इनका तो बहुत कम पर्सन आवा है, लेकिन इससे तो पक्का आता 100%, ठीक है। अगला देखो, हरियाणा में मौर्य काल के बाद कौन सी शक्ति आई? ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि मौर्य वंश जब आया था, मैंने आपको बताया तीनों दिशाओं के अंदर चुभता है मोर 324 से और 32 दिखाता है 232 ईस्वी के बीच में, ठीक है। तो अब ये मौर्य काल के बाद कौन सी शक्ति आई थी, कौन सा वंश, क्या कुछ आया था? तो जो योद्धे गण है आपके, ठीक है, मौर्य वंश और ना के भाई देखो, मौर्य वंश ने युद्ध लड़ा, मौर्य शासक ने इतना बड़ा सिकंदर था, उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको हरा दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात भाई, युद्ध यानी कि खूब ज्यादा कैसे ने युद्ध उत्पन्न करे हैं, यानी खूब ज्यादा योद्धा उत्पन्न करते हैं, यानी कि योद्धे गण क्या है भाई, वो आपके मौर्य काल के बाद आपके आए थे। क्योंकि मौर्य काल ने क्या मेनली युद्ध है, योद्धा वगैरह है, वो मेनली उत्पन्न करे थे। इनकी राजधानी पूछ ले एग्जामिनर, वैसे तो आज तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं ये चीजें, ठीक है। क्या पता आगे पूछ ले, अपने को चीजें हल्के में नहीं लेनी ना, लाइट में नहीं। सर कितनी देर में क्लास देखो मैं बताता हूं कितने परसेंट रहते हैं भाई, सारे 2%, आप खुद देख लो, 23वां 24वां 25वां सारे 2% रह रहे हैं, इसके बाद 2% बस, ठीक है। आराम से बस 2 मिनट की बात हो रही है, जमाई पे लिपटवा दो। तो राजधानी कौन सी आपकी, जो योद्धे गण था, इसकी राजधानी के बारे में पूछे तो कौन सी? प्राकृत नाक भाई, प्राकृत नाक भाई। इनके अंदर क्या है, इनकी नाक से क्या है, इनको प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से ही क्या है, इनको योद्धा बनने की शक्ति मिल गई थी। कहां से? मौर्य वंश से। भाई मौर्य वंश के शासकाना युद्ध याद लड़ना शुरू कर दिया, तो इनको भी क्या, इनको प्राकृतिक रूप से क्या युद्ध लड़ने की प्रवृत्ति इनको आराम से मिल गई। एक प्रश्न और आता है भाई, योद्धे गण, ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि योद्धे गण जो आपके सिक्के थे, इनकी खोज कब हुई थी? यानी कि योद्धे गण जिस टाइम ये एक तरीके से वंश लगा लो, ठीक है, उस टाइम ये जो वंश था, इनके जो सिक्के थे, यानी कि इसके टाइम पर जैसे आप अपना सिक्के का यूज कराया था, इनके सिक्के की खोज कब करी थी? मतलब कब आप इन्हें बेरा लग गया कि भाई योद्धे गण टाइम के ऊपर भी ये भी कोई टाइम था, इनके भी कोई सिक्के होया करते, तो आपका कब था? 1834 1834 के अंदर। ये प्रश्न आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है भाई। योद्धे गण सिक्कों की खोज कब करी गई थी? 1834 के अंदर है आपका योद्धे गण सिक्कों की खोज आपकी करी गई थी भाई। चीजें समझ में आई, ठीक है। करी किसने थी? कई बार ये भी पूछ ले भाई, करी किसने थे? आज तक तो पूछा नहीं, क्या पता पूछ ले भाई। तो किसने करी थी? कैप्टन कोटले ने। किसने करी थी? कैप्टन कोटले के द्वारा क्या है भाई, इसकी खोज आपकी करी गई थी, ने खोज की थी, ठीक है। योद्धे गण सिक्कों की खोज किसने करी थी? कैप्टन कोटले ने भाई योद्धे गण सिक्कों की खोज आपकी करी थी। अब जो योद्धे गण जो एक तरीके से वंश लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, इस वंश का भाई मेन जो मतलब मेन जो मुख्य जो शासक था आपका, ठीक है, प्रमुख जो फेमस राजा था, वो कौन था भाई? प्रमुख जो राजा था आपका योद्धे गण जो वंश था आपका, जो मेन फेमस शासक था, वो कौन था? जो कार्तिकेय जो राजा है, वो क्या थे? योद्धे गण के मेन फेमस थे भाई,
कार्तिक है। मेनली इन्होंने शासन कहां पर किया था, जो आपका भिवानी का जो एरिया है, भिवानी का जो एरिया है, रोहतक का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर भाई इन्होंने शासन किया था, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, भिवानी रोहतक के एरिया के अंदर कार्तिकेय ने क्या है, मेनली शासन किया था, योद्धगण का ये राजा था। ठीक है, और इसीलिए इनका नाम हम लोग पढ़ने लग रहे हैं। अब क्या चीज था, अब योद्धा जो गण है इनका हरियाणवी के अंदर नाम क्या था, इनका हरियाणवी नाम, ये भी एग्जाम के अंदर आपका आ सकता है, आज तक तो आया नहीं भाई। इनका हरियाणवी नाम क्या था, हरियाणवी नाम, जो योद्धगण जो वंश के लोग थे, इनका हरियाणवी नाम क्या था, बहुधान्य। आप लोगों ने सुना ना, हरियाणा का नाम बहुधान्य का मतलब जो बहुत ज्यादा धन है, जहां पर गेहूं रूपी बहुत ज्यादा धन है, तो वो इन्हीं के नाम से लिया गया था, योद्धगण के नाम से ही बहुधान्य। ठीक है, चीजें आ गई समझ में। तो यही चीज आपको जो आपका योद्धगण जो वंश से रिलेटेड याद रखना, और इससे फालतू कुछ भी याद नहीं करना। प्रशांत 95-40 का फेक लाइव, भाई अपने फादर साहब को जाके बोलो कि हम उनकी प्रवृत्ति के नहीं हैं कि हम फेक लाइव लाते फिरे। ठीक है, गुदा में दम होना चाहिए। आगे देखो भाई क्या है, चीजें आगे समझ में। तो हरियाणा मौर्य काल के बाद कौन सी शक्ति आई, हाँ भाई, हाँ चलो रहने देता हूं, चीजों को छोड़ दो यार। हरियाणा मौर्य काल के बाद कौन सी शक्ति आई, योद्धगण आए, याद रह जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश के लोग बड़े बड़े योद्धा थे। ठीक है, तो उसका सीधी बात है, योद्धा आने ही थे। राजधानी प्राकृतनाक। ठीक है, योद्धगण क्या थे, योद्धगण के सिक्कों की खोज किसने करी थी, 1834 के अंदर। ठीक है, सॉरी सिक्के की खोज कभी थी, 1834 में कैप्टन कोटले के द्वारा खोज की गई थी। प्रमुख राजा कौन थे, कार्तिकेय थे। और हरियाणवी नाम क्या था, बहुधान्य। इसके अंदर से सिर्फ जो ये प्रश्न आपका ये पूछा गया था, बाकी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताने लग रहा हूँ, क्या पता के पूछ ले। ठीक है, ये सिक्का ये प्रश्न आता है 1834 के अंदर योद्धगण सिक्कों की खोज आपकी हुई थी। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो, बस 2 प्रश्न, इसके बाद एक और रह गया। अगर गणराज्य का संबंध वर्तमान हरियाणा की किस जगह से, अगर से क्या बनेगा, अगर से अग्रोहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बस अगर गणराज्य का संबंध वर्तमान में हरियाणा किस जगह से, अग्रोहा से। अगर से क्या बनेगा आपका अग्रोहा। ठीक है, अब ये जो अग्रोहा था ये नाम पड़ा किससे है, एक अग्रोहा के अंदर क्या था, ये अगर गणराज्य था, इसका एक फेमस शासक था। ठीक है, एक क्या था, प्रसिद्ध शासक था, संस्थापक लिख देता हूं डायरेक्ट, जो मेन संस्थापक था, जो फेमस शासक था, वो कौन था, जो आपका एक राजा था, राजा अग्रसेन। राजा अग्रसेन है, इनके नाम पर ही क्या है, राजा महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही क्या है आपका मेनली अगर गणराज्य स्थापित हुआ था। ठीक है, ये अग्रसेन क्या है आपके महाराजा अग्रसेन, अग्रोहा देखा हुआ, हिसार जिले के अंदर है अग्रोहा। ठीक है, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भी सुना हुआ। ठीक है, तो यहीं पर क्या है, यहीं पर भाई मेनली आपका अगर गणराज्य की संस्थापक है वो कौन थे, आपके महाराजा अग्रसेन। देखो, अगर से अगर गणराज्य, अग्रोहा, अग्रसेन, बात सारी एक ही चीज के अंदर चलने लगे। इसके अलावा प्रश्न ये आता है एग्जाम के अंदर कि अग्रोहा से किस चीज की प्राप्ति हुई। एक चीज जिसका नाम मैं बताता हूं, संगीत के 7 सुर सुने था मना, सा रे गा मा पद नी सा। इसका वास्तविक मतलब मेरा क्या, सारा गाम में पद नी सा। ठीक है, देखो, सारे गाम पद नी सा, सारा गाम में पद नी सा। ठीक है, यानी कि क्या है भाई, क्या हो गया, क्या चीज कर रहा हूं था मैं, हाँ, संगीत के जो 7 सुर हैं, संगीत के 7 जो सुर हैं, ठीक, जिसके अंदर जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, सा रे गा मा। ठीक है, तो इनकी जो ईंट है, मतलब जिसकी ईंटों के ऊपर ये लिखे हुए थे, इनकी ईंट आपकी कहां से मिली है, अग्रोहा से मिली है। कहां से मिली है, अग्रोहा से। क्या मिली आपकी, संगीत के जो 7 सुर है उनकी ईंटें कहां से मिली आपकी, अग्रोहा से मिली है। चीजें दिमाग में आई। ठीक है, इसके अलावा और इससे रिलेटेड क्या चीज याद रखोगे, है कोई तरह दिमाग में नहीं। ओए भाई बकवासबाजी नहीं है, तो सिर्फ एक वो था। ठीक है भाई, देखो, और इसके अंदर क्या था, और था अग्रोहा से, हाँ, भगवान सूर्यदेव की जो मूर्ति है, भगवान सूर्यदेव की जो मूर्ति है भाई, सूर्यदेव की मूर्ति, इसकी प्राप्ति भी कहां से हुई है। ठीक है, भगवान सूर्यदेव की जो मूर्ति, इनकी प्राप्ति भी कहां से हुई आपको, अग्रोहा से, अग्रोहा के अंदर से हुई है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ी। संगीत के 7 सुर हैं, सारे गा म पद नी सा। ठीक है, ये आपके कहां से मिले हैं, अग्रोहा से मिले हैं। और भगवान सूर्यदेव की जो मूर्ति है वो भी आपकी कहां से मिली है, अग्रोहा से मिली है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। और अगर गणराज्य, अग्रसेन, अग्रोहा, ये चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, अभी आपने भिवानी रोहतक का पढ़ लिया, योद्धगण, योद्धगण राज्य, हर्षवर्धन पढ़ लिया, थानेसर। ठीक है, अब आपके ये हो गया, अग्रोहा लिपट गया। ठीक है, ये किसने
अगर से सा सकता संगीत के साथ सुर हैं सारा गामा पादा निशा और भगवान सूर्य देव है, इनकी मूर्ति आपकी कहाँ पर अग्रवा से मिली है भाई। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, हरियाणा में सूर्य देव की मूर्ति, ये तो वही आ गया दोबारा से, सूर्य देव की मूर्ति आपकी कहाँ से अग्रवा से मिली है। प्रश्न एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ भाई, ठीक है। हरियाणा में सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है, अग्रवा से, क्या आपकी सूर्य देव की मूर्ति से, और सूर्य देव की मूर्ति मिली है, ठीक है भाई। ये चीज तो डायरेक्ट याद रख लो यार, इसकी क्या ट्रिक बनाऊं, ठीक है भाई। हर एक चीज की ट्रिक नहीं होती भाई, जो जहां पर पॉसिबल होती है उतनी मैं बना देता हूं, ठीक है। तो देखो भाई ये प्रश्न थे आपके हरियाणा का इतिहास है उसका मैंने भाई पार्ट नंबर 1 निपटा दिया भाई, पार्ट नंबर 1 है वो हमने इसका निपटा दिया। मैंने हरियाणा का इतिहास 3 पार्टों के अंदर बांटा है, हमने इसका एक पार्ट निपटा दिया। पार्ट नंबर हम लोग जो 2 है वो कल करेंगे और जो 3 हो परसों करेंगे, क्योंकि भाई एक दिन में सारा करवाना पॉसिबल नहीं है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करके खोल के बताना भाई, ठीक है। याद भी करवानी होती है चीजें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो भाई चीजें समझ में आ गई मेरे हिसाब से, हर एक साथी का हर एक बालक का सारा के सारे प्रश्न याद हो गए जितने मैंने करवाए, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों के अगर आपको एंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, ठीक है भाई, ताकि जो सारा ज्ञान जो मैंने बांटा है, ये सारा जो लिखा है, ये आपने लिखाया मिल जाए, तो एंड रिटन नोट्स आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए। उधर भाई बैच है, जो कोई स्पेशल हरियाणा जीके का लेना चाहे तो हरियाणा जीके का स्पेशल बैच भाई 300 रुपया का, जिसका मैं हैंड रिटन नोट्स प्लस क्लास दोनों मिलेंगी। और जिसको स्पेशल आपका कंप्लीट सीईटी का बैच लेना है तो भाई वो 600 रुपया का है, जिसका मैं ऑल सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूड है। जिसको अलग से टेस्ट सीरीज लेनी, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, उसकी 70 रुपये की अलग से टेस्ट सीरीज है। ये 600 के अंदर ही 70 की टेस्ट सीरीज भी सारा एंड बैंड सारा इसी के अंदर है, ठीक है। अभी साथ के साथ अभी सिलेबस शुरू है, समझो 23 तारीख से सिलेबस शुरू है भाई। हम ज्यादा गली कड़े को नहीं, हाँ गणित लेट करोगे तो तामे पाछा रहोगे, उसकी जिम्मेदारी तारी है, ठीक है। ये क्या बजे हैं, 1:38 होगी भाई, 2:08 पर क्लास हट जाएगी यूट्यूब पता। रात को भाई रेलवे की क्लास होगी, इंडिया जिक्की की, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी की, ठीक है। उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया जिक्की की जो लाइव क्लास होगी, ठीक है। रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाता हूँ, एचएसएससी के अंदर भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अभी अगर कोई मैथ की क्लास देखना चाहता है भाई लाइव, ठीक है, एचएसएससी लेवल की, तो भाई मैथ बाय रविंद्र पंचाल सर के नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा, उधर अभी डिस्काउंट की मैथ की लाइव क्लास चलेगी एचएसएससी लेवल की, तो वहाँ से देख सकता है भाई, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी भाई, चीज़ें मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आ गई होगी। कल फिर मिलेंगे भाई, सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खाए जाओ फटाफट। क्या हो गया क्लास मॉनिटर अरे भाई पढ़िया रहने दो भाई। जसबीर चैल ने 40 रुपया गुप्तदान कराया भाई। गुरुजी ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी सीटी की भाई? मिस्टर एनिमेशन मेरे भाई, अभी तो यार पेपर ही को नहीं है, मैं पहला कुकर बताऊं। ठीक है भाई। अरे कोई दिक्कत कौन भाई, देखो पता क्या चीज है यार, कहने दो जिसको जो कह रहा है भाई। देखो मेरा गाना कहा करो, ठीक है। कोई चे कुछ बोल रहा है, मेरा आराम से कुछ भी बकी जाओ, मैंने कोई फर्क कौन पड़ता भाई, ठीक है। क्योंकि भाई देखो जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल भुगत लेगा। आप भी किसी कुछ कौन कहते, ठीक है। आप ही अपने एंड से पता है भाई, ये सारी चीज़ें दिमाग से खेली जाती हैं। ये न सोचा है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो, ठीक है, इनके नाम लो, इनके लोग देखने जाओ, तो भाई ये सारी चीज़ें भाई तुम समझो यार इन चीज़ों को, ये बहुत हाई लेवल का सोचा है, ठीक है। और ये भाई जो बोला जैसा भुगत लेगा, मेरा का जिक्र ना करे करो भाई ताम इनका, ठीक है। ये वो बोल रहे हो, बोलो कुछ बुकी जान दो, मैंने कोई फर्क कौन पड़ता। ताम हो ना मेरा साथ बैस बते रहे हो, दुनिया बाढ़ में जाओ चिक्की में बकी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ताम अगर जिस दिन मेरे दिनों लग गया ना भाई कि हाँ ताम मेरी गलत बोलो, उस दिन मैं ये चीज़ मानूंगा कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, ठीक है। ताम जितनी मेरा साथ हो, मैंने किसी का कोई भड़क को नहीं है, कोई दादे कौन बने रे आड़ेगे।